हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। बस एक मिनट रुक जाओ यार। जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा था उसमें टाइम कुछ और लगा हुआ था, इसमें कुछ टाइम और लगा हुआ है, उस वजह से थोड़ा लेट हूँ। बस एक मिनट में चालू कर रहा हूँ चीजें। ओके, 3 बजे का सेशन इसलिए कराया था, बस थोड़ा सा एक काम था अर्जेंट, इस वजह से। ओके, बाकी हम लोगों का आज नाबार्ड पीएसएल ही पढ़ने वाले हैं। जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का टॉपिक है या हम लोगों का जो चेक वगैरह है उसको मैं आपको कराऊंगा सैटरडे या संडे में, जिससे कि एमडब्ल्यूएफ में तो हमारा रेगुलर ये चलता रहेगा। जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी वाला सेक्शन हम लोग का है वो हमारी 2 क्लासेस लेगा, तो वो 2 क्लासेस को हम लोग एक ही दिन बैठ के करेंगे और वो रहेगा सैटरडे का सेशन। ओके, ठीक है भाई। सर एक बार जरा बैंक के रेशियो बता दे। बैंक के रेशियो कौन सा रेशियो की बात कर रहे हो तुम? मुझे जरा एक बार प्लीज बताइए, किस रेशियो की बात कर रहे हो? एक बार जरा बताइए किस रेशियो की बात कर रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ दोस्त। सर टाइमिंग 3 बजे का ही कर दो। नहीं यार, पॉसिबल नहीं है 3 बजे का टाइम, 2 से 4 का टाइम रहेगा। एक सेकंड बस। अच्छा, मैंने आज यूट्यूब पे एक सेशन लिया था बैंकिंग ओम्बड्समैन का, अगर आपको याद हो बैंकिंग ओम्बड्समैन का सेशन। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस सेशन को देखा है? बैंकिंग ओम्बड्समैन नहीं था, उसका नाम ओम्बड्समैन स्कीम, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ऑलमोस्ट आई थिंक सभी लोगों ने उस सेशन को देखा होगा। ओके, और जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में मैं उसको और डिटेल में तो कराऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पर मैं और डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक है जिसको मैं पढ़ाता था, बैंकिंग ओम्बड्समैन, एनबीएफसी ओम्बड्समैन एंड डिजिटल ओम्बड्समैन, ठीक है, उन तीनों को इंटीग्रेट करके एक सेशन, एक नया बनाया गया है, और वो है आपका ये डिजिटल ओम्बड्समैन। ठीक है, ये जो इन तीनों को बना के इंटीग्रेटेड आया, तब वहां देखना जरूरी है। एक बार देख लो ना, देखने में क्या जा रहा है, सेशन देखने में क्या जा रहा है, ये मेरे भाई ये बताओ। ठीक है, टाइम ही ये है कि जब दोबारा मैं कराऊंगा, दूसरी दफा कराऊंगा, तो उसमें रिवीजन हो जाएगा। और इवन वहां पर मैंने ओवरव्यू दिया था, यहाँ पर हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, काफी डिटेल में पढ़ेंगे उसको। नाबार्ड स्टार्ट करें? मेरी आवाज आ रही है? साउंड क्लियर? ओके, साउंड ओके। ऑल ओके। स्क्रीन नहीं दिख रही, जस्ट वेट, स्क्रीन लो। अब देखो स्क्रीन दिख रही है, अब स्क्रीन भी विजिबल होगी। स्क्रीन विजिबल है अब, नाबार्ड दिख रहा है। पीपीटी शेयर करो, पीपीटी शेयर्ड। हाँ मधुकर, बहुत सारी स्कीम है और भी कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाबार्ड एंड पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ओके, नाबार्ड की स्थापना, ये सारी चीजें मैं थोड़ा एंड में बताऊंगा, ये बहुत सिंपल है। हम लोग पढ़ने चलते प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीएसएल का, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसएल गाइस? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसएल? एक बार बताइए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसएल? पीएसएल का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, वेल डन। ओके, बहुत बढ़िया। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ओके ओके। अच्छा यार दोस्त, आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो ना ही बड़े हैं ना ही छोटे हैं, आप बीच में आते हैं? लाइक मैं, हम लोग ना 4 बहन भाई हैं, एक बड़ी बहन है, दो, और 2 भाई हैं, तो मैं तीसरे नंबर का हूँ मेरे दोस्त। ओके, मैं हूँ बीच में, मैं हूँ। असल में कभी वो वाला फेज आप लोगों ने फील किया है? घर में रिलेटिव्स वगैरह जब आते हैं, तो हम लोग जो बीच वाले होते हैं, छोटे वाले को कुछ कहना नहीं, छोटा भाई या छोटी बहन, बड़े वाले को कुछ कहना नहीं, बड़ा वाला भाई, बड़ी वाली बहन। ओके, वो तो गद्दी के मालिक है। समझ समझ रहे? अब ये हम लोग जो बीच वाले हैं, ये होता है, अरे भैया आशीष कहाँ हो? हाँ मैंने कहा गया, चलो ठीक है जी साहब जी। पानी लेकर आ रहे हैं, चाय लेकर आ रहे हैं, कॉफी लेकर आ रहे हैं। ये होता ही नहीं होता? होता है कि नहीं होता? ये बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता होगा। घर में कुछ आया चीज, अरे भाई छोटा भाई को दिया नहीं दिया, बड़ी बहन को दिया कि नहीं दिया, और हम भाई इंतजार में बैठे हुए, हमें भी, हम यूं करके आराम से बैठे हैं, ये नंबर आ जाए भैया, हमारा भी नंबर आ जाए। ऐसा होता नहीं होता? एक, अरे आशीष अंकल के लिए पानी नहीं लेकर आए, अरे रुकिए आप, बिल्कुल पापा।
अरे आंटी के लिए कॉफी नहीं लेकर आए, मैंने आंटी के लिए कॉफी, अंकल के लिए पानी, सब मुझसे ही मंगाओ, ठीक है बाबा, ठीक है भाई। अलग अलग पापा अलग खेल रहे हैं मेरे भाई, घर में कॉफी नहीं है लेकिन वो अलग, आंटी के लिए उनको कॉफी चाहिए भाई। घर में कॉफी नहीं है, मैंने कह रहा हूँ मम्मी किचन में कॉफी नहीं है, लेकिन इनको बेटा कॉफी चाहिए क्योंकि आंटी आई है, सीधी सी बात है। और मंगाएंगे किससे, आशीष से मंगाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है पापा, लेकर आ रहा हूँ। फिर जब रिश्तेदार लोग आते हैं और जब जा रहे होते हैं, तब तब फील करते हैं जैसे कर्मचारी विभाग जो होता है वही, उसी को मेरे दोस्त सम्मानित किया जाएगा। लेकिन सम्मानित हमें नहीं करते, सम्मानित किन्हें करते हो बताइए? जब वो जा रहे होते तब किन्हें वो बुलाते हैं? बड़े और छोटे को ऑब्वियसली। बड़ा भाई का है, बड़ी बहन का छोटा भाई का है क्या? मतलब क्या हम कोई खजूर पे से आए क्या? हम भी इन्हीं के ही हैं, ठीक है, अलग से नहीं है भाई मेरे। हमें भी थोड़ी तवज्जो दे लो यार, कि नहीं समझ रहे हो? चाय के नाम पे आशीष है, पानी के नाम पे आशीष, कॉफी के नाम पे आशीष, आंटी को कॉफी चाहिए, अंकल को पानी चाहिए, सब में ओके। और जब बात आई मतलब कि तो भाई छोटा का, ये होता नहीं होता। तो माँ बैठी बैठी देख रही थी, ओके, माँ समझती है। माँ ने कहा कि अब कुछ भी होगा ना, तो मेरे ये दो बच्चे हैं ना, मैं इनका भी विकास चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि सिर्फ बड़े और छोटे का विकास हो, मैं चाहती हूँ संपूर्ण विकास हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरे भाई? मेरे भाई बताइए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ? मतलब बड़े का विकास हो रहा है, छोटे का विकास हो रहा है, ये बीच वालों को बेचारों का विकास नहीं हो पा रहा है, ये अलग टेंशन में है। तो माँ को पता चला, माँ माँ के लिए तो सब समान होते हैं मेरे भाई। माँ ने कहा बड़े का भी होगा, छोटे का भी विकास होगा, लेकिन बीच वालों का भी पूर्ण विकास होगा। अब जो आएगा वो सब में बटेगा मेरे भाई, जो आएगा वो सब में बटेगा, ओके। या तो बटेगा या तो फिर ऐसा होगा कि सबसे पहले इनको दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? समझ में आया कि नहीं आया भाई? आया? तो यही दोस्त यहाँ पर बना रखा है, देश का भी यही है कि देश में भी अलग 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 तबके हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोले कि देश में देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन, लाइक वन इज अंबानी एंड अनदर इज बम्बानी, ओके। एक अंबानी और दूसरा बम्बानी। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो? भाई तो क्या किया जाना चाहिए बताइए? जैसे अंबानी टाइप के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, बम्बानी टाइप के लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो क्या किया जाना चाहिए? ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मतलब आप उस तबके का भी ध्यान रखिए जहां तक सारी सुविधाएं नहीं है, और जहां तक सारी सुविधाएं हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप पहले इस तबके को दीजिए ना। समझ रहे मेरे भाई? ओके, जैसे हम लोग यहाँ पर भी खाना बनता है तो हम पहले किन को देते हैं? गाय को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी है भाई, वो हमारे लिए प्रायोरिटी पर है, पहले हम उन्हें देंगे। तो अगर कुछ भी अगर दोस्त दिया जा रहा है तो उसमें से पहले आपको उनको देना पड़ेगा जो शायद उतने विकास नहीं हुआ उनका, उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो मतलब सबका बराबर डेवलपमेंट हो तो उसके लिए जो कमजोर है उसको पहले दे दिया जाए। बताइए गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा, या सही हो रहा है? आरबीआई की पीडीएफ ऊपर नहीं हो रही है, ओके हो जाएगी, डोंट वरी, हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे ही क्या करते हैं जो ये बैंक होते हैं ना, बैंक, ये किनको लोन देना पसंद करेंगे? कैपिटलिस्ट लोगों को, वो लोग जो ज्यादा, मतलब बैंक के लिए भी क्या, इंटरेस्ट एक अर्निंग का सोर्स है ना, तो वो इंटरेस्ट जो हायर पे कर सकता है उनको देंगे, प्रैक्टिकली समझिएगा। बट ऐसा तबका जो हायर इंटरेस्ट नहीं पे कर सकता, फिर उनके लिए क्या करें? तो उन सभी के विकास के लिए यहाँ पर कहा गया कि यहाँ हम कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर। और मतलब कि अगर कोई भी बैंक लोन देगा तो उस लोन का उसको 40% इन प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा, 8 में। बाकी जो भी देना है फिर वो किसी को भी दे, फिर बाकी जो भी देना है वो किसी को भी दे मेरे भाई। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये वाला बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है?
ये वाला क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पर कहने का है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है, आरआरबी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। अब ये लोन देंगे कि नहीं देंगे? ऑब्वियसली ये सब लोन देंगे। अब ये जो लोन देंगे उस लोन का इनको कहा गया निश्चित प्रतिशत, दैट इज 40%, 75% क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर 8 प्रायोरिटी सेक्टर है। टोटल मिलाकर कितने हैं? 8 प्रायोरिटी सेक्टर है। अब ये 8 प्रायोरिटी सेक्टर को पहले फॉर एग्जांपल एसबीआई की बात कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यार इसका छोटा सा समझो जरा। मेरे पिताजी हैं, उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए मेरे भाई? मेरे पापा ने मुझे कितने रुपए दिए? मेरे पापा ने, ये नहीं समझ में आ रहा तो अब समझ में आएगा। मेरे पापा ने कितने रुपए दिए मेरे भाई? 100 रुपए। किसने दिए? मेरे फादर ने मेरे भाई मेरे को दिया 100 रुपीज। कहा बेटा आशीष, मैंने कहा हाँ पापा, इन 100 रुपए में से ना तुम 40 रुपए पूजा पे खर्च करोगे। हमारे पड़ोस में शर्मा जी है ना, उनकी बेटी, पिताजी के मित्र, उनकी बेटी का नाम है पूजा। ओके, पूजा शर्मा। तो आशीष गौतम को उनके फादर ने कहा कि बेटा आशीष, इस 100 रुपए में से तुम क्या करोगे? 40 रुपए भगवान की पूजा पे करोगे। अब भाई हमको लगा कि भगवान की पूजा पे पैसे खर्च करने, तो हमने लगाया पूजा को, हेलो श्री कॉलिंग पूजा, ऐसे करके मेरे भाई बोला और पूजा को फोन लग गया। अब पूजा बोलती है हाँ आशु क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ कुछ नहीं, बस घूमने चले क्या, आज पापा ने कहा है। तो मैंने कहा हाँ चलते हैं ना, मतलब उन्होंने कहा हाँ चलते हैं ना। फिर भाई मैंने बुलेट निकाली, भाई अपने को 40 रुपए मिला था, अपन तो जन्नत खरीद ले मेरे भाई, सब कुछ खरीद डालता। मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे, भाई का मतलब स्वैग है मेरे भाई, 40 रुपए में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो भाई घूमने के लिए निकल गए, बर्गर डोसा चाउमीन वाउमीन घूम के आए, लॉन्ग ड्राइव पे गए, आराम से घूम के आए मेरे दोस्त बुलेट पे, और लौट के भी आ गए। और भाई बच भी गए पैसे, बच भी गए उसमें से। पापा आए शाम को कि बेटा और कैसे? मैंने कहा पापा बढ़िया। और बेटा आज क्या किया? 100 रुपए दिए थे। तो मैंने कहा पापा 100 रुपए में से मैंने 40 रुपए पूजा पे खर्च किए थे। और पापा बड़ा मजा आया। कहते क्या मजा आया पापा? मैंने गोलगप्पे खाए, चाउमीन खाई, मोमोज खाए, कुरकुरे मोमोज खाए, ये खाए वो खाए। उनको खूब बताया मैंने। तो कहते अरे वाह बहुत बढ़िया बेटा, तो ये पूजा कौन सी पूजा बेटा? मैंने कहा पापा शर्मा जी की बेटी पूजा। अब भाई फिर तो वो शुरू हुआ, दे लात की दे घुसे की दे लात की दे घुसे, बिछा बिछा के दे लात दे घुसे, दे लात दे घुसे। भाई हालत खराब कर दी। मैंने कहा पापा आप ही ने तो कहा था कि पूजा पे खर्च करने, उन्होंने कहा भगवान की पूजा पे खर्च करने। उन्होंने क्या बोला बेटा? भगवान की पूजा पे खर्च करने। पड़ोस में मंदिर था भगवान शिव जी का, उन्होंने कहा शिव जी पे जाइएगा, दूध दूध चढ़ाइएगा, जाइएगा मेरे भाई, तुम्हारी नौकरी वोकरी लग जाएगी, ऐसे करके भगवान की पूजा पे खर्च करने। और हमने किस पे खर्च कर दिए बेटा? शर्मा जी की पूजा पे खर्च कर दिए। तो भाई उस दिन से समझ में आ गया कि पापा ने बोला है कि जो 100 रुपए है ना, उसमें से तुम्हारी प्रायोरिटी जो है ना, प्रायोरिटी वो 40 रुपए किस पे खर्च करने की? भगवान की पूजा पे है, ना कि शर्मा जी की पूजा पे है। ठीक है, और ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। अब जब भी पापा 100 रुपए देते तो मैं चुपचाप भाई भगवान की पूजा पे जाके खर्च कर देता हूँ। शर्मा जी की पूजा के लिए तो अपने आप व्यवस्था हो जाती है, लेकिन मेरे भाई भगवान की पूजा 100 रुपए में से ही होती है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? अब ऐसे ही बैंक है, बैंक को बोला कि अगर बेटा तू 100 रुपए लोन दे रहा है ना, 100 रुपए तू लोन दे रहा है, तो तेरे लिए भगवान की पूजा के लिए मैंने 8 चीजें बता दी हैं। 8 चीजें मतलब देर आर टोटल 8 प्रायोरिटी सेक्टर। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, देर आर टोटल 8 प्रायोरिटी सेक्टर। अगर बैंक जो भी लोन देगा ना, उसका उसका निश्चित प्रतिशत 40%, इट इज डिसाइडेड, इट इज प्री डिसाइडेड। ओके, 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। समझ में आया ये? समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? देर आर टोटल 8 प्रायोरिटी सेक्टर, देखिए ना, देर आर टोटल 8 प्रायोरिटी सेक्टर ये है। देर आर टोटल 8 एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। देर आर टोटल 8 प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, अब यहां पर इसकी डेफिनेशन देखिए कितनी शानदार लिखी है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट रोल गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रूल है, ये किसने दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब पीएसएल के जो डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? आरबीआई। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट रोल गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको? बैंक को। ये किसको रोल दिया गया है? बैंक को। किसके लिए रोल दिया गया? बैंक के लिए, आरबीआई को। बैंक, आरबीआई ने बैंक के लिए लो एक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स के लिए एक रोल बनाया है, और वो रोल क्या? प्रायोरिटी सेक्टिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ओके, जिसके तहत क्या होगा कि जो बैंक होंगे वो अपनी टोटल लैंडिंग का जो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इतना लोन देंगे, उसका एक सर्टेन पोर्शन, सर्टेन जो पोर्शन है दैट इज 40%। ओके,
दैट इज 75%। ये दो रेट हम इससे पढ़ेंगे। 40%, 75% वो किसको देंगे? 8 प्रायोरिटी सेक्टर को, 8 प्रायोरिटी सेक्टर को। ओके, समझ में आया? अदर्स में क्या अनुपम? सब्र रखो, सब मिलेगा। अभी तुमको हाउसिंग समझ में आ गया, एजुकेशन समझ में आ गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट, अदर्स में पहुंच गए सीधे हैं। अरे रुक जाओ, तनिक रुको, ठहरो, अभी रुको तो सही, क्लाइमेक्स की बाकी है। आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि बेटा तुम्हारे लिए हमने पीएसएल बनाया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जो 8 प्रायोरिटी सेक्टर है, उन 8 प्रायोरिटी सेक्टर में टोटल लोन का आपको 40% देना पड़ेगा। बाकी फिर आप किसी को भी दीजिए। बाकी फिर आप इसका पर्पस क्या? इसका पर्पस ये है, बेसिकली इसका मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना, रादर देन कि किसी स्पेसिफिक ही सेक्टर को आप डेवलप करने में लगे हुए हैं। ये भी तो गलत है कि सिर्फ आप एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पे नहीं कर रहे, एजुकेशन पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे नहीं कर रहे, या इन दोनों पे कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पे नहीं कर रहे, या एमएसएमई पे नहीं कर रहे। आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट की जरूरत है भाई। आप समझिए ना, गाड़ी चलानी तो 3 टायर पे तो चलेगी नहीं, चौथा भी मजबूत होना चाहिए। या ऐसा तो नहीं कि 2 टायर पे चला लो, 2 छोड़ दो। भाई ऑलराउंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, चारों के चारों परफेक्ट रखने पड़ेंगे, तभी आपका दोस्त राइट ट्रैक पे आप चलेंगे। तो उसी तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर पे आप काम करें, रादर देन कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे आप काम करें। उसी के लिए पीएसएल जो इंपॉर्टेंट रोल है, ये आरबीआई ने दिया है बैंक्स को, कि आप क्या करेंगे, जो आपकी टोटल बैंक लैंडिंग होगी उसका स्पेसिफिक पोर्शन, वही 40 से 75% स्पेसिफिक सेक्टर में देंगे, लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और वो भी सस्ती दर पर। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? सुमित दोनों है, 75 भी है, 60 50 40 भी है, और भी है, समझेंगे अभी। पहले इतना समझो, इतना समझ में आया? वो यार एक एमबीबीएस मूवी है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें गाना आता है, अपने मोहल्ले में क्या है मेरे भाई, अपने मोहल्ले में, एक वो कौन सा गाना है उसका, मैं भूल रहा हूँ यार। अब वो संजय दत्त गाता है यार। वो एक्सीडेंट हो जाता है, फिर एक लड़का होता है, वो जहर खा लेता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, बोलता नहीं ऐसी कुछ गाना, अपने मोहल्ले में, फिर एक बार मैं टक्कर खा गया, एक बार मैं फिर ऐसे करके, ऐसा थिंग लाइक कुछ होता नहीं है। हाँ, अपने मोहल्ले में फिर ऐश्वर्या आई, उसके मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, अपने मोहल्ले में मेरे भाई सीमा आई। ओके, अब सीमा कैसे आई? असल में सीमा की जॉब लग गई एचआर में, और मेरे दोस्त सीमा हमारी एचआर में जॉब करने के बाद हमारे मोहल्ले में आई। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक पूजा थी, अब हमारे मोहल्ले में कौन आई? सीमा आई। और वो भी किस में जॉब लगा के? मेरे भाई एचआर में। तो एचआर से बेटा हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर एंड अदर्स। याद रहेगा, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर और अदर्स। अदर्स अलग से याद रख लेना। एचआर सीमा से ये 8 के 8 सेक्टर आपको पता होने चाहिए, ये 8 के 8 सेक्टर आपको पता होने चाहिए। याद हो गया मेरे भाई? क्लियर है ये एग्जाम के सवाल एक एक स्टेप पे बताऊंगा। अभी बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ, मजा आएगा इसमें पढ़ने में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे पढ़ेंगे जब, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा, मतलब तुम लोगों को। एक नंबर टॉपिक है, लेकिन इसको जरा पेशेंस के साथ समझिएगा। इतना क्लियर है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल का मतलब क्या है? पीएसएल का मतलब ये है कि जो बैंक लोन देंगे, उस लोन वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही ना जाए, पूरे सभी लोगों तक पहुंचे, एजुकेशन को भी फायदा मिले, एक्सपोर्ट फाइनेंस को भी मिले, ठीक है, एमएसएमई को भी मिले, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिले, एग्रीकल्चर को भी मिले। इसीलिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक रूल बना दिया गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बना दी गई, जिसमें कि स्पेसिफिक पोर्शन जो होगा बैंक का टोटल जो एक साल में वो देने वाला है, उसका उसको 40% पहले उसको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में से मुझे भगवान की पूजा पे 40 रुपए खर्च करने तो करने हैं, करने हैं तो करने, नहीं करूंगा तो देख भाई, पिटाई की पिटाई की पिटाई चलती रहेगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? वैसे ही बैंक को भी यहाँ पर अपनी टोटल लैंडिंग का जो एक साल में वो कर रहे हैं, उसका एक निश्चित प्रतिशत पीएसएल में देना है। अगर नहीं देंगे तो बेटा उनके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आईडीबीआई पीजीडीबीएफ इंटरव्यू में पूछा था प्रायोरिटी सेक्टर, अरे बेटा सब में पूछेंगे, डोंट वरी, और तुम बता के भी आओगे, डोंट वरी। ठीक है, 8 के 8 सेक्टर क्लियर है, याद हो गए? व्हाट आर दी डिफरेंट कैटेगरीज अंडर दी प्रायोरिटी सेक्टर? हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर, अदर्स। 8 के 8 याद हो गए?
याद हो गए भाई? एक बार दिखाओ तो सर PSL, तो ये क्या चल रहा है? एक सेकंड रुको, इसमें ऑप्शन है तुम लोग का भी कैमरा ऑन करने का। एक मिनट में ऑन करता हूँ, एक सेकंड रुको। एक बार ऐप में जाके अपने को अनम्यूट करना और कैमरा ऑन करना। वाह क्या बात है, हैं? भाई थोड़ा ध्यान रखना, कैमरा भी कहीं इधर उधर का ना ओपन हो जाए। आप देखो, अब आ रहे पूरा आनंद बिल्कुल है। कौन आना? बहुत बढ़िया। कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, सब चल रहा, मल्टी टैलेंटेड है। क्या बात है। आप लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया, ठीक है? आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार हैंड रेस करना। अब सॉलिड फीलिंग आ रही है यार, ये तो फीचर हमें पता ही नहीं था, इतने दिन से हम मजे ले रहे थे, वैसे ही चल रहा था। क्या बात है। और भाई वैशाली भटनागर, कैसे हालचाल है? ये नाम चेंज कर, तूने गलत रख रखा है पे। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये 8 के 8 सेक्टर क्लियर है सभी के? ये टोटल 8 के 8 सेक्टर क्लियर है? ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, यहां से हम लोग क्या समझने जा रहे हैं। एक पूरी टेबल है, इसको हम लोग डिकोड करेंगे। ये जो टेबल है, इसको 1 मिनट के लिए आप लोग तसल्ली से रीड कर लीजिए, जितना तुम्हारे दिमाग में समझ में आ रहा है आराम से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ले लो, इसे आराम से डिकोड करो। कैन यू प्लीज स्टार्ट अ कैप्सूल बैच इन फॉर IBPS एसओ? IBPS के लिए स्टार्ट हो रहा है 7 दिसंबर से, एक बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा करंट अफेयर्स का कंप्लीट। समझ में आया ये वाला? अभी तक नहीं आया? थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा? सुशांत समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? जगदीश? दीपक भाई कुछ क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कुछ भी? क्लियर हो रहा है? ये वाली टेबल डिकोड कर पा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। चलो समझते हैं, ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि जैसे ये बैंक है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में हम लोगों ने कितने बैंक पढ़े थे टोटल?
जो अभी के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें। यहां पर पढ़ेंगे हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे पहले शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में हम पढ़ेंगे पहले सब पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक जिसकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है। कौन से बैंक? ऐसे बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। इनको बोला है कि तुम जो भी लोन दोगे उस लोन का 40% तुम्हें प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। कौन से प्रायोरिटी सेक्टर? वही 8, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर, अदर्स। ओके, टोटल मिलाकर इन सेक्टर्स में देना पड़ेगा। इसके बाद जिनको जो देना वो देते रहिए। और इसको जो अमाउंट रहेगा, एक जैसा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ये एक एसबीआई है। एसबीआई ने डिसाइड किया कि वो पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में जो लोन देने वाला है इट इज 100 करोड़। इसे 200 ले लेते हैं और समझने में आसानी होगी। 200 करोड़। ओके, कितना टोटल लोन दे रहा है एक साल में? 200 करोड़ का। ठीक है, अब इस 200 करोड़ में से प्रायोरिटी सेक्टर में कितना जाएगा? 40%। 40% कितना? 40% बनेगा 80 करोड़। अब 120 करोड़ अब वो किसी को भी दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी है कि इसको 80 करोड़ किनको देना पड़ेगा? इन 8 प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। 8 प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। ये क्लियर हो रहा है सभी के? ये मैंडेटरी के ऑप्शनल है। चलिए ठीक है, दे दिया यार जस्ट चल, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मर्जी, दे रहा तो ठीक है, नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, ये आरबीआई ऊपर बैठा हुआ है ना। अब भाई मेरे पिताजी ने मुझे बोला बेटा चाहे शर्मा जी की बेटे पे उड़ा दे, मतलब खर्च कर दे, ठीक है तो बढ़िया है। लेकिन उन्होंने बोला ही भगवान की पूजा पे था। अब मैंने नहीं किया तो फिर भाई पिताजी ने पकड़ लिया कि दे, ठोक दिया भाई, फिर तो है ना। बहुतों के साथ हुआ भी होगा ऐसा। हुआ नहीं हुआ होगा? पापा ने बोला बेटा जाओ आराम से पढ़ना, घूमना फिरना नहीं है, और बेटा अलग ही घूम रहा है, ठीक है, बुलेट पे, है ना, अलग ही चल रहा है वो तो है। देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, अरे देखो क्या बात है, बहुत सुमित भाई समझ रहा है। सुमित भाई ने तो, सुमित भाई तू बहुत घुमा हुआ लग रहा है, मेरे को लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अपने को समझना है कि जो एसबीआई नहीं, एसबीआई ये टोटल जो लोन देगा ना, लोन, इस लोन को हम लोगों ने एक नाम दिया, वो आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, एएनबीसी। इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ध्यान से सुनिएगा, जब जब मैं बोलूं कोशिश किया करो रिपीट करने का खुद ब खुद मन में, तो चीजें जल्दी याद होंगी। जो ये टोटल जो लोन अमाउंट होगा ना, टोटल जो लोन अमाउंट होगा, जो बैंक डिसाइड करेंगे कि हमें किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में देना है, उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एएनबीसी। एएनबीसी, ओके, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ओके, ये जरूर याद रखना क्योंकि एब्रीविएशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाएंगी, और एब्रीविएशन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहां पर लिखा भी होगा कि 40% ऑफ एएनबीसी, लिखा हुआ 40% ऑफ एएनबीसी, 18% ऑफ एएनबीसी, 7.5% ऑफ एएनबीसी, 12% ऑफ एएनबीसी, हर जगह एएनबीसी 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 लिखा हुआ है। इस एएनबीसी का मतलब क्या है दोस्त? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ओके, इट इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यहां कहीं लिखा तो होगा। 40% इनको जो देना पड़ेगा, इसे भी हम लोग याद रख लेते हैं नॉर्मल सिंपल शब्दों में, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है या जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं, उनको टोटल पीएसएल का, टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का कितना परसेंट पीएसएल में देना है? तो दोस्त इट इज 40%। ये क्लियर हुआ सभी के? ये क्लियर हुआ है? कोई दिक्कत? प्लीज अभी नोट मत करना यार, सब इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, आराम से तसल्ली से नोट करते रहिएगा। अभी चीजों को सिर्फ समझो। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और वो फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है, ओके, उनके लिए क्या बोला गया है कि दोस्त तेरे को जो देना है ना एएनबीसी का, वो 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। कितना परसेंट? 40%। ओके, इसके बाद जो दूसरा आता है यहां पर, फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस, ये देखिएगा, फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस। इसके लिए क्या कंडीशन दी गई? ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस लेस देन 20 है, क्योंकि 20 और मोर देन 20 तो यहां पर आ ही गया। लेकिन जो लेस देन 20 वाले उनके लिए भी क्या है? एएनबीसी का 40% उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। अब इसमें अंतर क्या हुआ? अब एक बात है, इसमें अंतर क्या, डिफरेंस क्या? दोनों में कोई डिफरेंस है? फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस है, 20 ब्रांचेस, तो उनको भी 40% देना है, और फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनको भी 40% देना है। तो फिर अंतर क्या हुआ? डिकोड करना है इसको जरा, इन दोनों को करो, एक इस वाले को और एक इस वाले को, दोनों को डिकोड करो जरा।
एएनबीसी का क्या मतलब होता है? एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट वो अमाउंट है जो कि उसकी कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इनिशियली मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ओके, एक समय के बाद भी मैं कहूंगा उसको स्किप करना ज्यादा बेहतर है उसकी कैलकुलेशन की तरफ जाने की, क्योंकि उसमें चीजें बहुत हैं, और वो जब आप पूरा एंड कर दोगे तब जाके थोड़ा बहुत उसमें चीजें क्लियर होंगी। ओके, बहुत ज्यादा टिपिकल वर्ड है जो कि आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं है। उसमें सिर्फ आपको इतना समझने की जरूरत है कि एएनबीसी मतलब वो अमाउंट है कि जो एक बैंक है, एक बैंक ने डिसाइड किया कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो लोन देगा, यू कैन से कि लोन अमाउंट। ओके, यू कैन से लोन अमाउंट जो कि आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में बैंक देना चाहता है, वो आपकी एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है। उसमें लिमिट फिक्स नहीं, इसका 40% फिक्स है। फॉरेन बैंक ओनली 20 ब्रांचेस के लिए। ओके, सिर्फ ऑल चैट ऑफ कर दीजिए ना प्लीज, चैट ऑफ कर दे दो उनको। अब जरा ये देखिए, इसमें क्या इसने बोला है कि ये जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक है, फॉरेन बैंक जिसकी भी ब्रांचेस 20 से ज्यादा, उसके लिए कि बेटा तेरे को टोटल एएनबीसी का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। लेकिन टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है कितने? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 10 है। क्लियर है सभी के? क्लियर है? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है, क्लियर है? क्लियर है? सुनील गर्दन ना हिला, मेंटली प्रेजेंट रहे, ठीक है? मैंने 10 बोला है, 8 पे तू गर्दन हिलाने का था, 10 पे तू गर्दन हिला रहे हैं। बेटा समझ जरा, टोटल कितने प्रायोरिटी सेक्टर हैं? टोटल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर है, टोटल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर। इन्होंने इसको भी स्पेसिफाई कर दिया, मतलब इस 40% को भी इन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि ये 40% ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ये किसी एक सेक्टर में दे दीजिए, इन्होंने इसको भी एग्रीकल्चर में बाइफरकेट कर दिया है, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस में बाइफरकेट कर दिया, इवन वीकर सेक्शन में इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। उसी को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन रहा है, इस पे जरा फोकस करिएगा प्लीज, कि ये जो 40% जो एएनबीसी का प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, इन 8 प्रायोरिटी सेक्टर है, इसमें क्या कहा इन्होंने? इसमें कहा कि 18% जाएगा एग्रीकल्चर को। जो एएनबीसी है इसका 40% टोटल जो टारगेट है, इसमें से तो 18% होगा वो किसके लिए बनाए गए? एग्रीकल्चर के लिए। कोई दिक्कत? टोटल 8 सेक्टर थे ना, टोटल 8 सेक्टर थे, टोटल 8 सेक्टर के लिए इन्होंने 40% डिसाइड कर दिया, लेकिन उस 8 सेक्टर में भी एक स्पेसिफिक सेक्टर आ गया एग्रीकल्चर, और उस एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने कहा 40 में से, नॉट 40 का, 40 में से 18 बचा कितना? रेस्ट कितना है? 22। ओके, रेस्ट, इस बात को समझना, मैं भी एग्जांपल से और समझा दूंगा कि 40% में से 18% जो चला गया वो एग्रीकल्चर के लिए चला गया, और 7.5% जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। 7.5% किसके लिए? माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। और दोस्त इसके अलावा जो 12% बचा वो आपका चला गया वीकर सेक्शन को। अभी वीकर सेक्शन क्या होता है ना, इसमें थोड़ा तसल्ली करिएगा, बता दूंगा। टोटल कितना हो गया? 18 और 12 30, और 7.5 13 7.5, रेस्ट बचा वो ऑल पीएसएल। 2.5 फिर ऑल पीएसएल, तो उसमें सब आ गए। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि नहीं आया? अंकित क्लियर हो रहा है? अंकित पाल ये समझ में आ रहा है 40 का या 40 में से? ये क्लियर हो रहा है? देखो ऐसा मत समझना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, फॉर एग्जांपल ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई ने डिसाइड किया कि वो 200 करोड़ रुपए पीएसएल में देगा, ये उसका एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है। ओके, अब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में से यहां पर 40% आप निकालेंगे तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा, यानी कि 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपीज, 80 करोड़ रुपीज ये किस में जा रहा है? प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा। यस और नो? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? वो कंफ्यूजन होता है इसलिए क्लियर और थोड़ा कर दे रहा हूं। ये जो 18% लिखा हुआ है ना, ये 18% ऑफ एएनबीसी है, 7.5% ऑफ एएनबीसी है, 12% ऑफ एएनबीसी है, ना कि 40%, 18% ऑफ पीएसएल है। 18% ऑफ पीएसएल नहीं है, ये समझिए कि जिस 40% में से जो 18 है, जैसे लाइक जो 80 करोड़ होगा आपका, 80 करोड़ ये 40% है, इसका 18% जो होगा ना बेटा, निकाल दो, सीधी सी बात है। 200 करोड़ का 18% कितना हो गया? यहाँ से दोगे 18 दूनी 36, ये आ गया 36 करोड़ रुपए, ठीक है। 7.5 कितना हो गया? 200 करोड़ का निकाल दो मेरे दोस्त, ये तुम निकाल दोगे 25 75 25 चौके 140, ठीक है, ये 4 पंजे 20, 5 15 करोड़ आ गया यहाँ पर 7.5%, ठीक है। और फिर रेस्ट कितना बचा? 12% बचा, 12% निकाल दो इसका 200 का, 24 करोड़ आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो 24 30 40 50 60, ठीक है, 70 75 करोड़ बैठ गया, ये 75 करोड़।
समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? यह 75 करोड़ वाले समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया, ये बताओ पहले। मैं इसका जो मतलब समझाना चाह रहा हूं, वो कैलकुलेशन का पर्पस ये नहीं कि तुम्हारे को एग्जाम में कैलकुलेशन पूछेगा। एग्जाम में जो ये चीज पूछता है ना, अक्सर इंटरव्यूअर पूछता है कि 40% में से 40% का, तो मैक्सिमम लोग जो क्या करके आते गलत, वो 40% का कर देते हैं। कहते कि 40% यानी कि 80 करोड़ का 18%, ये निकालते 80 करोड़ का 18% क्यों आएगा भाई मेरे? ये 40% में से 18% है, तभी तो इन तीनों का टोटल मिलाकर आपका 40% बनता। परसेंटेज का टोटल निकालोगे तो 40% बनेगा ना, ढाई और जोड़ दोगे। तो यहां पर आपको ये जरूर याद रखना है कि जो ये 40% है और उसमें से 18% है, ना कि 18% उसका चाय है 40 का है, मतलब 40% में से 18%। बड़ी देर में समझ में आई बेटा। प्रतीक्षा जी, ट्यूबलाइट तुम्हारी बड़ी देर से जली है। देवजीत कह रहा है मुझे समझ में नहीं आया। देवजीत समझ एक बार, 7.2 ऑफ 80 करोड़, नो 80 करोड़ तो लेना ही नहीं है। ये 18% जो है एएनबीसी का बेटा, एएनबीसी का, एएनबीसी का, एएनबीसी का। एएनबीसी कितना था? 200 करोड़। 18% एएनबीसी नॉट पीएसएल, यस ब्रो। मतलब जो सिंपल शब्दों में, आपका जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, या जो बैंक टोटल लोन देने जा रहा है, उसका जो आपका अमाउंट निकल के आएगा, उस अमाउंट में से आप क्या करेंगे? जो 40% आ रहा है, 18% स्पेशली रख देंगे एग्रीकल्चर को, 12% रख देंगे वीकर सेक्शन को, और जो 7.5% होगा माइक्रो एंटरप्राइज को चला जाएगा। रेस्ट बचा 2.5%, फिर वो ऑल पीएसएल सेक्टर में आप दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? 40% इज इक्वल टू 200, 40% इज इक्वल टू 80 करोड़, ये मतलब है। और ये 80 करोड़ 40% निकला कैसे? टोटल एएनबीसी 200 करोड़ थी। मुझे बस 7 स्टूडेंट दिख रहे हैं, सिर्फ 7 हैं क्या? हाँ बेटा 5 स्टूडेंट हैं, बखत नहीं रहा अब हमारा। ठीक है, 7 स्टूडेंट हैं यहाँ। ठीक है, अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? है पहली वाली लाइन, पहली वाली लाइन में कोई डाउट है? ओके, अब दूसरा देखना, दूसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा इंटरेस्टिंग क्यों है? जो लेस देन ये 20 ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूं, इसने 20 ब्रांचेस में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि जो एक्सपोर्ट होगा उसको आप 32% देंगे, अप टू 32%, नॉट लेस देन 8% टू एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। क्या मतलब है इसका, जरा समझिए। वो फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, उनके लिए बोला है कि आउट ऑफ 40% आपको सिर्फ दो चीजों पे काम करना है। एक तो ये करना है कि जो 8 सेक्टर हैं, जो ऑल सेक्टर हैं, उनमें आप 8% से कम नहीं दे सकते। यही तो बोला उसने, नॉट लेस देन 8% टू एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। एनी अदर यानी कि 7 हो गए यहाँ पर, नॉट 8, 7 आएगा। ठीक है, जो बाकी के रेस्ट सेक्टर टोटल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर है, 8 प्रायोरिटी सेक्टर में जो आपका ये है कि एक्सपोर्ट वाला जो सेक्टर है, इसमें 32% तक दे सकते हैं। 32% नहीं देना, उसने वर्ड यूज किया अप टू। और जो ऑल अदर सेक्टर होंगे उसमें आप 8% मिनिमम देंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर? मतलब ये 32 और 8 फिक्स नहीं है, ये मिनिमम और मैक्सिमम इन्होंने बोल दिया है। इन्होंने कहा कि ऐसी फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर कैसे कैलकुलेट होगा भाई? एएनबीसी सेम रहेगी, एएनबीसी जैसे उनके लिए कैलकुलेटर, अदर के लिए वैसे इनके लिए कैलकुलेट होगा। मानते हैं इनके लिए भी 200 करोड़ एएनबीसी है, तो उस 200 करोड़ का 32% तक आप एक्सपोर्ट में दे सकते हैं, और कम से कम मिनिमम 8% तो एनी अदर में देंगे। हो सकता है आप यहाँ 8 की जगह 15% दे दें, ठीक है, 8 की जगह 15% दे दें, ठीक है, लेकिन आप 8 की जगह 7% नहीं दे सकते हैं। यहां पर 32 की जगह 33 नहीं दे सकते, लेकिन हाँ 32 की जगह 30 दे सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। टेबल ओपन कर रहा हूं, अभी तो मैं अपनी लैंग्वेज में भी समझाऊंगा तुम लोगों को, लिख लिख के पहले से समझ लीजिए। क्या क्लास बफर कर रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? ऑल ओके?
एक बार रिवीजन कर लेते शुरू से। टोटल कितने सेक्टर है? टोटल कितने सेक्टर? 8। 8 के 8 सेक्टर के नाम रिवाइज करते हैं। प्लीज नोटबुक की तरफ मत देखना, नोटबुक की तरफ मत देखना, ठीक है? 8 के 8 सेक्टर रिवाइज करते हैं। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीकल्चर, अदर्स। स्पीड में याद करो। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, अदर्स। अब मेरा आगे पीछे हो गया एक, ठीक है? 8 के 8 क्लियर हो गए? प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या है कि जो बैंक है वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर को ना लोन देते हुए सभी को दे। इसलिए यहाँ पर ऑलराउंड इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और एक कौन लेकर आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया। ये सभी बैंक पर एप्लीकेबल हो रहा है। हमने पहले जो सबसे पहले पढ़ा है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है वो ये रहा है कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को पढ़ा। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में भी 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी, सरकारी बैंक, निजी बैंक और उसके अलावा ऐसा फॉरेन बैंक जिसकी ब्रांचेस 20 या 20 से ज्यादा है। उस केस में हम लोगों ने देखा कि 40% में से जो 18% है वो स्पेशली किसको चला गया है? 40% में से 18% एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर, ओके। उसमें से 12% किसको चला गया? वीकर सेक्शन को। 18 और 12 30 हो गया। 7.5% माइक्रो एंटरप्राइजेस को चला गया। तो रेस्ट बचता है वो आपका किसके लिए? ऑल प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग आए फॉरेन बैंक, उनकी बात करें जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है। उसमें इन्होंने स्पेसिफिक किया कि जो भी एनी अदर सेक्टर अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, उनमें आप लोग देंगे मिनिमम 8%, मिनिमम कम से कम 8% देंगे, ओके। मैक्सिमम आप दीजिए 12 14 15 जो दे रहे हैं, लेकिन मिनिमम 8% तो देंगे। लेकिन एक्सपोर्ट है उसमें आप मैक्सिमम 32% दे सकते हैं, मैक्सिमम 32% दे सकते हैं। बट 32% से ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट में नहीं, पीएसएल में दे सकते। कौन? वो बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, और वो भी फॉरेन बैंक की बात हो रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? यूं 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 कर दो यार। हाँ ठीक है ना, फाइनली क्लियर हो गया ना। चलो बढ़िया है। अब चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक पे, ओके। चलो रीजनल रूरल बैंक से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं यहाँ पर ले चल रहा हूं। ये आपको 18% दिख रहा है एग्रीकल्चर, 18% एग्रीकल्चर दिख रहा है। इन्होंने यहां पर भी थोड़ा खेल दिया। क्या खेल दिया वो जरा देखना। इन्होंने कहा है कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनको अपनी एएनबीसी का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, ओके। प्रायोरिटी सेक्टर यानी कि 8 प्रायोरिटी सेक्टर। उसमें भी इन्होंने इसे बाइफरकेट किया। कहा कि एग्रीकल्चर को जाएगा 18%, माइक्रो एंटरप्राइजेस को जाएगा 7.5%, वीकर सेक्शन को जाएगा 12%, ओके। बाकी रेस्ट फिर वो किसी भी सेक्टर में दे, ठीक है। आउट ऑफ 18%, अगेन ये 40 में से था ना, ये भी 18 में से है। 10% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए रखा है। किसके लिए? मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए। मतलब 18% आप दीजिए एग्रीकल्चर को, लेकिन 18% में से 10% उन फार्मर को रखा है जो छोटे सीमांत किसान है, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है। क्या ये मार्जिनल स्मॉल फार्मर की डेफिनेशन बतानी है मेरे को? ये मैं बता चुका हूं जब योजनाएं कराई थी। 1 हेक्टेयर तक है या 2.5 एकड़ तक है, 2 हेक्टेयर तक है या 5 एकड़ तक है, तो कौन मार्जिनल है कौन स्मॉल है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पे काम नहीं करना हमें। लेकिन इसको समझने की जरूरत है यहाँ पर कि जो ये बैंक है उन बैंक के लिए बोला कि आउट ऑफ 18%, 18% में से 10% किसको दिया जाएगा? मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को। ये वाली लाइन क्लियर हुई? 8 पीएसएल में अदर्स इंक्लूड है या विदाउट अदर्स है? बेटा अदर्स इंक्लूड है पांड्या, अनिल पांड्या, पढ़ाऊंगा मैं एंड में अदर्स। 18%, 10% मार्जिनल फार्मर, 18% में से लाइक जैसे 40% में से 18% है ना, वैसे 18% में से 10% इसके लिए। मतलब इसको यूं कह सकते हैं कि 18 के 2 एरो करके रख सकते हो, 10% और 8%। 10% स्पेशली मार्जिनल स्मॉल फार्मर को चला गया है। कोई दिक्कत? 8% और बचा। हाँ, दीपक देना बड़े वाले किसानों को, देना बड़े वाले किसानों को देना, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या ना अक्सर, तुम लोग भी समझते हो यार, हम रोड पे निकलते हो नहीं निकलते हो? रोड पे जाते हो, बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो,
अब स्नेहा जी यूं ना कहिए कि रोड पर नहीं निकलते, कि आप घर में ही रहते हो। इतने भी अब इंडिया में रह रहे हैं, इंटॉलरेंट नहीं है यार। हाँ, कि घर से नहीं निकलते हैं भाई, खूब घर से निकलते हो, गोलगप्पे खाने तो जाती होगी नहीं जाती होगी, ऐसा भी नहीं है बहन की नहीं जाती होगी। हमारी बहनें जाती हैं, तुम नहीं जाओगे? अरे भाई सब जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, यार कहाँ यार, तुम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया यार मेरे को। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा था, कहाँ पे चला गया? कोई टॉपिक पढ़ा रहा था, क्या बता रहा था मैं? एक एग्जाम्पल दे रहा था, किस चीज का एग्जाम्पल दे रहा था यार मैं? जरा कमेंट में बताना। गोलगप्पे, मार्जिनल, नो, रोड पे निकलते निकलते, बिग फार्मा। हाँ, अब देखो बिग फार्मा, ये उस वक्त की बात है जब हमारे यहाँ पर रघुराम राजन साहब गवर्नर हुआ करते थे। होता क्या, जब हम लोग रोड पे निकलते हैं ना, तो किसी से जब टकरा जाते हैं, तो कमजोर बंदा होता है ना, तो उसको बोलते हो, बे कैसा है, देख के नहीं चल सकता है। और जब बड़ा बंदा होता है तो कहते हैं, भैया जरा देख के चलाया करिए यार, थोड़ा समझिए यार, रोड पे इतनी तेजी से नहीं चलाते। ये होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता होगा, अक्सर हुआ होगा। दो चार ने तो गाली वाली भी चिपका दी होंगी, अगर यूपी का बंदा होगा तो बिना गाली के तो काम ही नहीं होता है ना। छोटा मोटा एक्सीडेंट होता नहीं है कि बस यही शुरू हो जाते हैं, क्या भाई सुन नहीं रहा है क्या, है ना? अब हुआ क्या दोस्त, इसी 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 तरीके से जरा समझने की कोशिश करिएगा। जो छोटे फार्मर हैं और जो भी ग्रामीण फार्मर हैं, ठीक है, जो छोटे फार्मर है और ग्रामीण फार्मर, देखो दो तरीके के फार्मर हो गए, एक शहरी फार्मर और एक ग्रामीण फार्मर। जब किसान जाता है लोन लेने के लिए, तो उसमें शहरी फार्मर को इजीली लोन मिल रहा है। ग्रामीण भैया, छोटे मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो फिर आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो कमजोर है ना, कमजोर है, कमजोरों में भी और कमजोर जो है, कमजोरों में भी जो और कमजोर है, उसके लिए स्पेसिफिक कर दो। मतलब हम तुमको जो दे रहे थे 40%, उस 40% में से 18% एग्रीकल्चर को दिया था हमने, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफाई कर दिया कि 18% में से 10% जो जाएगा वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि इस तबके के लिए चीजें आसान नहीं है। अब इस तबके के लिए भी चीजें आसान हमें बनानी है, और असल मायनों में ये मैंडेटरी है। अगर नहीं करोगे ना बेटा, तो डंडा चलता है, डंडा चलता, पेनल्टी लगाई जाती है, तगड़ी वाली पेनल्टी इंपोज की जाती है अगर पीएसएल का टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो पीएसएल का टारगेट अचीव करना, तभी तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे, अरे यार हम लोग ना अभी जरा मार्केट में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, ये बैंकर से अब तुम्हारी बात होती होगी, क्यों? क्योंकि वो पीएसएल का टारगेट अचीव करना होता है उन्हें। उन्हें जाना, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, फोन कॉल करवाना पड़ेगा कि सर लोन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इट इज मैंडेटरी यार, करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं इस टॉपिक पे इसलिए ज्यादा काम कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा। क्योंकि बैंकर जो है ना, जो वहां पर बैंकर बैठे, वो इन्हीं चीजों से ज्यादा गुजर रहे हैं, वो इन्हीं चीजों को ज्यादा फेस कर रहे हैं, तो उन्हीं चीजों को ज्यादा पूछते हैं जो उनके सामने प्रैक्टिकली ज्यादा होती हैं। तो प्लीज पीएसएल को समझिए, नहीं समझ में आ रहा 10 बार मेरे से पूछिए। ओके? पता नहीं क्यों दूसरे की मम्मी और दीदी याद करते हैं। आई एम सॉरी टू once again and again, so I have a few queries. Please take a session on how to prepare IBPS as well. Okay, चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा देखना, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट हम लोग आसान बना लेंगे, 2 की जगह 3 क्लास में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या किया, कहा कि ये जो 10% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए टारगेट है, ये जो 10% टारगेट है ना, 10% मार्जिनल स्मॉल फार्मर के लिए एग्रीकल्चर में, ये आपको हर साल नहीं देना है। ऐसा क्यों? 10% आपको फेज मैनर में अचीव करना है। 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर निकल चुका, उसमें 8% टारगेट था कि आउट ऑफ 18% 8% देना था, 18% में से 8% देना था। 2021-22 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें टारगेट है 9%, 18% में से 9% देना है। किसको? मार्जिनल स्मॉल फार्मर को। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला उसमें ये टारगेट 9.5% हो जाएगा। फ्रॉम 2023-24 इस फाइनेंशियल ईयर से जो टारगेट रहेगा वो 10% रहने वाला है। मतलब ये जो 10% है, ये कैसा है? फेज मैनर में है, ये आपको एक बार में अचीव नहीं करना है। जो भी बैंक है, जिनको भी पीएसएल में लोन देना है, उनको एग्रीकल्चर में से 18% में से 10% 23-24 से देना है, अभी नहीं देना है। अभी जो देना है उसमें कितना है? 8, 9, 9.5, फिर 10 हो रहा है। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? सुमित समझ में नहीं आया क्या? एक बार और। सुमित एक बात बता, अभी तू जो तेरी एज है, इस हिसाब से मैं तेरे को बोलूं कि आज तू जा 100 किलोमीटर की रेस पूरी कर ले, जाकर कर लेगा? पैदल पैदल, बाइक से नहीं, पैदल पैदल कर लेगा?
नहीं। अब मैं तेरे को दूसरे पे शिवे में बोल रहा हूँ कि 100 किलोमीटर का जो तेरे को जर्नी करनी है ना, मतलब पैदल पैदल जाना है, वो तू एक काम कर, आज तू 10 कर, फिर घर वापस आ जा। अगले दिन तू 12 करी हो तो धीरे 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 तेरी जो स्टेमिना है वो बढ़ जाएगा। समझ रहा है? नहीं। माँ ने बोला, माँ ने शाम को बोला बेटा दूध पिएगा? तुमने बोला हाँ माँ, क्यों नहीं पिएंगे। माँ ने भाई साहब लाड़ में 2 गिलास दूध बना दिया। अब तूने कहा क्या माँ मजाक कर रही हो या तुम्हें मेरी शक्ल देख के समझ में नहीं आता, मैं तो 1 गिलास ही पी सकता हूँ। लेकिन माँ ने तेरे को टारगेट दे दिया कि तेरे को बेटा आने वाले ना 5 दिन में 5 गिलास पीने हैं। अब तू क्या करेगा बता? तो धीरे 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 तो टारगेट अचीव करेगा, एक ही दिन में कर सकता है, क्योंकि तेरी तू अभी इतना कैपेबल नहीं है। ओके ना? बैंक इतने कैपेबल नहीं है कि आज 10% एमएसएफ इनको दे दें, मार्जिनल स्मॉल फार्मर को दे दें। तो उनके लिए बोला कि अभी इस साल तुम 8% ही दो, 18 में से 8% ही दो। भाई छोटे वाले जो फार्मर है वो इतनी इनकम थोड़ी बैंक को अर्न करके देंगे, लेकिन बड़े फार्मर तो उनसे ज्यादा तो अर्न करके देंगे ना। प्रैक्टिकली समझ सुमित, जो छोटे वाले फार्मर है वो 8% वाले जिनको जो भी फार्मर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सस्ती दर पर लोन ले जा रहे होंगे एज कंपेयर टू बिग फार्मर। हो रहा है होगा नहीं हो रहा होगा? तो इनके लिए बोला है कि तुम अभी 8% दो, उसके बाद फिर एक काम करना 9% देना 18 में से, फिर 9.5% देना, फिर बेटा 10% स्टार्ट करना 23-24 से जाके। अभी तुम्हें जरूरत नहीं है कि आउट ऑफ 18% कि आप अभी से 10% देना स्टार्ट कर दें। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये वाला नहीं हो रहा? बता दो यार। हाँ बाल संवार लो यही तो आएगा एग्जाम में है? अरे बहुत बढ़िया, एक से एक उस्ताद हो। फेज वाइज फिक्स है क्या? हाँ भाई फिक्स है, तभी तो पढ़ा रहे हैं। आ गया सर समझ? चलिए ठीक है। अब एक और ट्विस्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ ट्विस्ट, ठीक है? यहां पर जो 12% है ना, ये 12% आपको दिख रहा है, ये 12% भी आपका किसमें? फेज मैनर में। फेज मैनर में। ये 10% भी आपका किसमें था? फेज मैनर में। ये 12% भी आपका फेज मैनर में। जरा इसे पढ़िए, वीकर सेक्शन वाले को, वीकर सेक्शन वाले को पढ़िए। वीकर सेक्शन के लिए बोला है कि बेटा तेरे को जो 12% देना है ना, ये इस करंट फाइनेंशियल ईयर से नहीं देना। करंट फाइनेंशियल ईयर में जो तेरे लिए टारगेट है ना, आउट ऑफ 40%, 40% में से ये 12% नहीं इस साल से लागू हो रहा, ये लागू होगा तेरा 23-24 से। इस साल तो चल रहा था, पिछले साल 10%, इस साल 11% है, नेक्स्ट ईयर 11.5 है, एंड उसके बाद भी 23-24 से 12% चलेगा। ये 12% जो है ये मैक्सिमम है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो फेज मैनर में अचीव करना है, लेकिन ये करंट फाइनेंशियल ईयर से नहीं लागू हो रहा, 23-24 से होगा। अभी जो करंट में चल रहा है इट इज 11%। कुछ यूं कह सकते हैं अभी के लिए कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उनके लिए एग्रीकल्चर में जो ये 40% है उसमें से 18% में से यहां पर जो लागू हो रहा है वो 9% है। ये माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए तो यहाँ पर 7.5 ही है, और जो वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 11% बन रहा है। ठीक है, तो 18 और 11 कितना होता है? 29 और 7 यहाँ पर 36.5। जो रेस्ट बचता है बेटा वो ऑल पीएसएल में चला जाएगा, और जब ये 23-24 आएगा तब यहाँ पर 2.5% रेस्ट के लिए जाएगा। क्या हुआ पिट्टा, समझ में नहीं आ रहा बेटा? तो सिर पे हाथ रख के कैसे बैठा है? एग्रीकल्चर में 2 पार्ट किया गया। हाँ जी, एग्रीकल्चर में 2 पार्ट किया गया है। ओके, क्लियर? अब इस टेबल को एक बार और रीड कर लो, छोटी सी टेबल है ये। सब लोग अपना ना म्यूट रखिएगा, किसी को डाउट है तो प्लीज यार पूछ सकता है मेरे से, अपना अनम्यूट करके। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर एग्रीकल्चर के 2 पार्ट से, तो उसमें कौन कौन सा है सर?
एग्रीकल्चर में देखिए पार्ट नहीं है, पहले अपने को पहले तो म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट। असल मायनों में ये क्या है, इसको समझने की जरूरत है। इन्होंने फार्मर्स को बाइफरकेट किया है, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को पार्ट में डिवाइड नहीं किया, फार्मर्स को बाइफरकेट किया है। ओके, फार्मर्स को बाइफरकेट करने का मतलब है जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है उनको एक तरफ कर दिया है, इनके अलावा जो फार्मर बचते हैं उनको एक तरफ कर दिया है, और जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर है उनके लिए मिनिमम कर दिया 10%। ऐसा नहीं है कि 18 में से 10% ही जाएगा, हो सकता है 18 में से 12 दे दे, 14 दे, बट मिनिमम आपको 10% देना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ? इसके बाद जो बड़े फार्मर हैं या जो एंसिलरी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, मछली पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, एनिमल पालन, ये पालन, वो पालन, सारे पालन बिटा आ जाएंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग वो डिटेल में भी। ओके, तीसरा आते हैं यहां पर, नेक्स्ट आते हैं यहां पर रीजनल रूरल बैंक। अब जरा रीजनल रूरल बैंक पे थोड़ा बाद में आएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने आपको पढ़ाया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने जब पढ़ाया था उसके नोट्स है क्या आपके पास? अभी नोटबुक है? अभी नोटबुक है स्मॉल फाइनेंस बैंक की? जरा प्लीज ओपन करना, उस वाले पेजेस को निकालो तुरंत। स्मॉल फाइनेंस बैंक के नोट्स निकालो, उसमें कुछ पीएसएल का लिखा हुआ था, पीएसएल का मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, उसमें पीएसएल लिखा हुआ था। कुछ 75% याद आ रहा है? 75%। उस टाइम के लिए हम बोले थे कि तुम्हारे फूफा ने याद कर लो, बाद में एक्सप्लेन करेंगे, है ना? याद है? जैसे घर में रिलेटिव आते हैं, नहीं पता होता है तो बोल देते कि अरे भैया ये है कोई तुम्हारे, अभी के लिए बस इतना समझ लो। तो उस टाइम हम समझे थे कि जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको अपनी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा। उस टाइम सिर्फ रटा था, आज हम लोग समझने वाले। ओके, अब जरा देखिए इनके लिए जो ना ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्पेशली हम लोगों ने पढ़ा था ना स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक को बनाने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, या इनको अपनी 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करनी थी, तो स्पेशली इनको बोला कि बेटा तुम जो प्रायोरिटी सेक्टर में दोगे ना, वो कितना दोगे? 40 की 75? 75। ओके, इनको 40% नहीं देना है, ये 40% लागू हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक पे, प्राइवेट बैंक पे, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा है, 20 से कम है उन पर। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन पर 40% नहीं इंप्लीमेंट होगा, उन पर जो लागू होगा इट विल बी 75%। ओके, 75%। समझ में आया? ये क्लियर है? सुशांत क्लियर है बेटा? ओके, चल वेल डन, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिएगा जो कुछ सिमिलैरिटी है वो ये सिमिलैरिटी है यहां, 1 मिनट। एग्रीकल्चर को इसको भी 18% देना है, इसको भी 18% देना है, इसको भी 7.5 है, इसको भी 7.5 है, इसको 12 है, इसको भी 12, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है, ज्यादा ज्यादा के अंतर ही नहीं है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में बोले तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ठीक है, जिनकी ब्रांचेस 20 या 20 से ज्यादा है मेरे भाई, उनको क्या बोला है गया है कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में इनके लिए टारगेट है 40% का। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए टारगेट कितना है बेटा? 75% का। ठीक है, अब इसमें भी इन्होंने बोल दिया जो एग्रीकल्चर है उसको कितना देना है, यहाँ 18%, और यहाँ कितना देना है, यहाँ भी 18%। माइक्रो एंटरप्राइजेस को यहाँ पर कितना देना है? 7.5%, यहाँ पर भी 7.5%। ठीक है, यहाँ पर जो अपना बचा एक और वीकर सेक्शन, इसको 12% देना है, यहाँ 12% देना है, यही तो है, सेम है। इसमें 75% में से देना है, इसमें 40% में से देना, बस अंतर इतना है, और कोई अंतर नहीं है। और इस 18% में से भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल जो बन जाता है वो दोनों में ही यहाँ पर कॉमन है कि जो आपका मार्जिनल और स्मॉल फार्मर होगा उनको 10% चला जाएगा। ये टेबल समझ में आ रही है? धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं अब? क्लियर है यहां तक?
10% कैसे? अरे 10% यार, इस 18% में से 10%, इस 18% में से 10% है। 18% में से जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर के लिए सेम वही है तो शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, जिन पे 20% 20 से ज्यादा ब्रांचेस पे लागू हो रहा था कि 18 में से 10% आपको इनको देना पड़ेगा मार्जिनल स्मॉल फार्मर को, सेम इस पे भी लागू होगा। वो अंतर कुछ नहीं है, दोनों में सिमिलरिटी है। इसके लिए सिर्फ टारगेट 40% है, इसके लिए 75% है, इसके लिए 2.5% रेस्ट के लिए बच रहा है, और यहाँ पर ऑल के लिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बच जाएगा। 18 12 30 हो गया, 37.5 हो गया, 37.5 में से उड़ा दो, यहाँ से 75 में से माइनस कर दो मेरे भाई, यहाँ पर भी 37.5 बचेगा, 37.5 औरों के लिए चला जाएगा। ये देखो ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी फेज में बढ़ेगा क्या? हाँ, सब में। ये जहां पर भी जो ये 12% है ना, ये यहां पर भी फेज मैनर में है, और ये जो 10% है ये भी फेज मैनर में है। मार्जिनल स्मॉल फार्मर सभी में फेज मैनर में है। ये लिखा है ना फेज मैनर, ये फेज मैनर, ये सभी बैंक पे लागू हो रहा है। क्लियर हुआ? तो जब तक ना समझ में आए ना तब तक पूछते रहना भाई। हाँ सुमित, सवाल पूछ अपना, क्या कह रहा है? एक मिनट रुक, तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को? आ रही है, बोल। अनम्यूट कर अपना, अनम्यूट कर। ये करंट का जो सीआरआर रेशियो है, रिजर्व रेपो रेट रेशियो है, ये पता नहीं अभी तक। अच्छा, ये क्या क्या पता है ये बता पहले तो। आगरा ताजमहल आया तू? ताजमहल पता है? सुमित, ताजमहल पता है तेरे को? ये सर पता है। सुमित से पूछ रहा हूँ मैं। सुमित, ताजमहल पता, कुतुब मीनार पता है तेरे को? सब पता है? पता नहीं है? अबे रुक तो जा भी, कि पता नहीं। अगला टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, उसमें बताऊंगा। सीआरआर नहीं पता? सीआरआर आएगा तेरे पूरे एग्जाम में, 40 में से 40 सीआरआर है। एक टिक करो सीआरआर, 40 नंबर मिल गए। और कुछ पूछना? और कुछ पूछ ले, मतलब माइक तू अनम्यूट करा रहा है सिर्फ सीआरआर पूछने के लिए। सर नो डाउट। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा ना? पैसे बर्बाद हो गए तुम लोगों के। सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा एक बार मतलब डिस्कस कर दीजिए डिटेल्स में। अरे कर जैसे आपने लूंगा। बताया ना, अच्छा लगा। तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया नाम है, बुलबुल अहमद भाई। टेंशन ना लीजिए, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है? अगर ना सेटिस्फेक्शन मिले तो हम यहीं बैठे हैं ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्लास ले लूंगा। अरे अभी रुको तो सही, अरे रुकिए तो सही, 2-4 बार हम खुद बढ़ा देंगे। अभी मैं 4-5 बार पूछूंगा, तुमसे ही पूछूंगा। सुमित तू तैयार है? तेरे से सवाल मैं बहुत तगड़े पूछने वाला हूँ। सर आपका सुबह के क्लास का पीडीएफ नहीं मिलता हमारे को। क्यों सर? जो सुबह जब क्लास लेते हैं ना सर, वो कहाँ पे मिलेगा थोड़ा बताइएगा। मैं डेली आपको देखता हूँ सुबह वाला। देखो, 2 जगह मिलता है, एक तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख सकते हो, अदरवाइज आपको यूट्यूब के सेशन के नीचे ही पीडीएफ का लिंक लगा होता है, पीडीएफ का वहां से डाउनलोड कर लेना। सर आपके सर्विस में है क्या? सर हाँ सर, मैं आर्मी में हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सवाल किसका अगला? सर हेलो। हाँ पूछिए पूछिए। सर आपने ये जो लिखा है 10% दिया जाता है स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स को, तो इसमें तो आपने 8% लिखा होगा 2020 एंड 21 में। 18% में सिर्फ दिया जाता है। कैमरा ऑन करिए आप, आवाज कहाँ से आ रही है? 18% का 8% इसमें, 10% उसमें। तो 8 तो स्मॉल एंड 10 का फी का। हेलो हेलो। मैडम पूछिए, दोबारा सवाल पूछिए अपना। सर आपने 18% लिखा हुआ है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो इसमें से जो आपने 10% लिखा हुआ है, तो वो किसके लिए है? वीकर सेक्शन या फिर स्मॉल और मार्जिनल के लिए? वीकर सेक्शन। मैम जो 18% है, 18 में से 10% जो जा रहा है वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर के लिए। तो सर आपने यहाँ पे 2021 के फाइनेंशियल ईयर में तो 8% लिखा हुआ है। ओके, फाइनली मुझे समझ में आ गया दिक्कत कहाँ हो रही है। दीदी जरा प्यार से सुनिएगा, जरा ध्यान से, ठीक है? 18% टोटल है एग्रीकल्चर में, ठीक है? 18%। इस 18% में से जो 10% जो एग्रीकल्चर के लिए है, ये आपका लागू होगा 2023 से और 24 से।
अभी के लिए जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है 20-21 निकल चुका फाइनेंशियल ईयर, उसमें 8% था, अब 8% नहीं है। अब फाइनेंशियल ईयर में आप खड़े हुए 21-22 में, इसमें 9% पे आप हैं। इस 18 में से 9% दिया जा रहा है, 18 में से 9% दिया जा रहा है मार्जिनल स्मॉल फार्मर को। और ये 18 में से ये जो 10% ये लागू होगा, ये 23 से 24 से होगा, ठीक है। ये 21-22 से लागू हो रहा है। आया समझ में? नहीं आया? ओके सर, ठीक है। नहीं, एक बार और सोच लो। आया समझ में? यस सर, आगे समझ। कंफर्म? हाँ सर। सर और आप ये जो कहते हैं इंटरव्यू में इसी में से आता है मोस्टली क्वेश्चंस, तो किस तरह से पूछे जाते हैं? मतलब आप 1-2 एग्जांपल थोड़ी बता देते हैं। मैडम अभी रुक जाओ जरा ना, अभी उंगली पकड़ाई है, आप तो यहाँ बैठ गए सबके और तांडव और कर रहे हो मेरे बैठ के हैं ना। रुक जाओ यार, सबके सब है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ। अगला सवाल पूछो यार। आज का दिन है सिर्फ ये, जितने मैं सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये जो चल रहा है ना, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। मुझे कैमरा नहीं पता था, तो आज देख रहा हूँ, तो मुझे समझ रहा हूँ चीजें कैसी चल रही हैं। तो हो सकता है शायद आज 10 मिनट की जगह 15 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा ज्यादा दे रहे हैं। मैं विदाउट ब्रेक ही सेशन रख रहा हूँ आज का। ओके, पूछते चलो सवाल क्या है। हाँ हाँ, हेलो हेलो, हाँ हेलो, सुन लिए भैया, आगे बोलो। सर मैंने एक्चुअली बैंक का महापैक लिया था। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ आ रही है सर आवाज। पीपीटी इज विजिबल? इट्स नॉट विजिबल सर। ओके, नाउ इट इज विजिबल? नो सर, इट्स बफरिंग सर। नाउ फाइनली? यस No, सर, sir. विजिबल विजिबल। विजिबल? Yes, sir, ओके। visible. बाकी लोग कहाँ गए सारे के सारे? सर अच्छा, ये और कोई सवाल आप लोगों का? जगदीश भाई, कोई सवाल? ऑल ओके? अनीत? हेलो। हाँ हाँ सर, बताइए बताइए। हाँ सर, मैंने एक्चुअली महापैक परचेस किया था, लेकिन प्लीज यार, एक्चुअली मुझे अभी यार इससे रिलेटेड आपको सवाल करना है, मेरे को मैसेज वगैरह कर लेना प्लीज। टॉपिक रिलेटेड सवाल, टॉपिक रिलेटेड ओनली। कौन सा नंबर है सर आपके कांटेक्ट आप करने का? मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको कॉल कर लूंगा अपना नंबर पोस्ट करके। ओके, अब मुझे टॉपिक टेलीग्राम रिलेटेड कोई सवाल? सर टेलीग्राम पे सर पोस्ट नहीं होता है सर। हो जाएगा भाई, ढूंढोगे तो सब मिल जाता है। आशीष गौतम जी गुरु ढूंढ लेना। नहीं है सर, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली मैसेज नहीं कर सकते ना। 8126580408 ढूंढ लेना, ठीक है, इसमें मिल जाऊंगा मैं। अब आगे हाँ, टॉपिक रिलेटेड बताओ। आई थिंक फाइनली ऑल क्वेश्चन ओके ओवर है। हम चलते हैं टॉपिक। ये शायद वीगर सेक्शन वाला क्लियर होगा, ठीक है। अब जरा आते हैं आरआरबी पे, रीजनल रूरल बैंक पे। देखो यहाँ पर थोड़ी चीजें अलग है, ठीक है। आरआरबी के केस में सर आपके खर्राटे बच्चों तक जा रहे हैं, प्लीज। आरआरबी के लिए जरा देखिए, यहाँ पर आरआरबी के लिए थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज है। यहाँ 75% आरआरबी को भी देना, आरआरबी को 75% देना है। 18% यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ओके।
और 7.5% ए एंड बी सी के लिए। लेकिन यहाँ वीकर सेक्शन के लिए बेटा 15% है। यहाँ ट्विस्ट है, यहाँ वीकर सेक्शन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन क्या है वो देखना, जो अभी एक बच्चे ने पूछा था मेरे से। जो आरआरबी है इसके केस में 8 सेक्टर नहीं है प्रायोरिटी के, यहाँ पर सिर्फ 7 सेक्टर है प्रायोरिटी के। यहाँ एक्सपोर्ट को ऐड नहीं किया जाता। एक्सपोर्ट, अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, इसके लिए टोटल 7 सेक्टर है। ये बात मेरी समझ में आई? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक मोर देन 20, लेस देन 20, ओके। इवन इसके अलावा जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक था उसमें 8 सेक्टर थे, बट आरआरबी के केस में 8 सेक्टर्स नहीं है। आरआरबी के केस में 7 सेक्टर है प्रायोरिटी के। हाउसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर है, अदर्स है, बट एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट नहीं। कितने सेक्टर है आरआरबी के केस में? टोटल कितने? 7 सेक्टर है, ओके। एंड इन 7 सेक्टर में जो है कौन सा नहीं है? तो एक्सपोर्ट नहीं है। इसमें एक और एक अलग डिफरेंस रहा। दूसरा पॉइंट जो रहा वो ये रहा कि इसमें एग्रीकल्चर के लिए 18% है, उसमें भी स्मॉल और मार्जिनल के लिए वो 10% है। यहाँ वो 18 और 10 वाला सेम ही चल रहा है, ठीक है। 10 में भी फेज मैनर आ जाएगा, 10 में भी फेज मैनर आ जाएगा, समझना। यहाँ 7.5% है, बट यहाँ पर 15% है वीकर सेक्शन के लिए। अभी तक वीकर सेक्शन के लिए सभी के लिए कितना था? 12 था ना। यहाँ पर कितना बेटा? 15%। यहाँ पर कितना? 15%। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त? एक सेकंड। इसमें मैं व्हाट्सएप कर देना 8126580408 पे, मैं आपको कॉल कर लूंगा, ओके। कोई डाउट होगा तो, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत? ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है समझ नहीं आता मुझे बेटा। स्टूडेंट शुरू से पहली वाली क्लास देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो ए एन बी सी है ना, इसके लिए जो मतलब वीकर सेक्शन है, इसमें ना फेज मैनर लागू नहीं है भाई। यहाँ फेज मैनर लागू नहीं है। जहां 12% है वहां फेज मैनर लागू है, जहां 15% है वहां फेज मैनर लागू नहीं वीकर सेक्शन में। वीकर सेक्शन में, या इसको यूं भी कह सकते हैं, जुगाड़ू लैंग्वेज हो गई, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में वीकर सेक्शन में फेज मैनर है, ओके। और आपका ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक जिसकी ब्रांचेस 20 मोर देन 20, उसमें फेज मैनर लागू है, 12% है क्योंकि वहां पर। बट आरआरबी के केस में 15% है, वहां 12% नहीं है वीकर सेक्शन के लिए, उस केस में फेज मैनर लागू नहीं है। समझ में आया ये पॉइंट? कोई दिक्कत? पिंटू कुमार क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर नहीं? ये जो 12% है, ये 12% जो लागू है, ये आरआरबी के लिए नहीं है। आरआरबी के लिए यहाँ पर 15% है, और उसके में ये कोई रट्टा नहीं है कि इस साल उस साल में कितना होगा। आरआरबी के लिए क्लियर जो है 15% है यहाँ पर, ओके, वीकर सेक्शन। लेकिन आरआरबी के अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, उन सभी के लिए यहाँ पर कितना है, ये जो चल रहा है। क्लियर हुआ? मतलब मिनिमम 15% देना पड़ेगा। हाँ जी, वीकर सेक्शन को। आरआरबी में एग्रीकल्चर के लिए है फेज मैनर, हाँ ना, है क्यों नहीं। 18%, उसमें से 10% वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर, उसमें तो वो लागू है बेटा फेज मैनर। कहां पर नहीं हुआ ये देखो, कहां पर है ये मत पढ़ो, कहां पर नहीं हुआ। सिर्फ वीकर सेक्शन में तो ट्विस्ट है, बाकी तो सब में लागू है, बाकी सब में सब चीज लागू है। सिर्फ वीकर सेक्शन में तो ट्विस्ट है आरआरबी के केस में 12 की जगह 15% देना, फेज मैनर नहीं है। बस एक पॉइंट याद रख लो, बाकी तो सभी में एग्रीकल्चर में फेज मैनर लागू है, बाकी सभी में वीकर सेक्शन में फेज मैनर लागू है। अनुपम भाई क्लियर हो रहा है? ये फेज मैनर है क्या? फेज मैनर मतलब होता है कि कोई भी चीज आप शायद अभी आपको टारगेट दे दिया है। फॉर एग्जांपल अनिल नागर सर ने कहा आशीष तुझे ना 20,000 लाइव व्यूअर लेकर आने हैं, ठीक है। आशीष तुझे ना, तूने 6,000 7,000 एडमिशन वॉरियर में करे, अब तेरा टारगेट है तेरे को 10,000 वॉरियर में एडमिशन करने हैं। मैंने कहा सर मतलब क्या मजाक वजाक कर रहे हो क्या, बच्चे की जान लोगे? मैंने कहा अभी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भाई 20,000 लाइव लेकर आ पाऊं। तो उन्होंने कहा फिर तू कैसे करेगा? मैंने कहा मैं इसे फेज मैनर में करूंगा। चीज
फेज मैनर में कैसे, मैं टारगेट करता हूं कि आने वाले 2 महीने में मैं 10,000 ले जाऊंगा, उससे आने वाले 2 महीने में 12,000 ले जाऊंगा, उससे आने वाले 2 महीने में 15,000, फिर उसके बाद क्योंकि मेरी अभी मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं इस टारगेट को अचीव कर सकूं, लेकिन हाँ मैं इसको कैपेबल, मतलब मैं कैपेबल बन सकता हूं अगर आप मुझे इसके लिए वक्त दे दें। समझ में आया? फेज मैनर का मतलब समझ में आया कि आप इनिशियली यू आर नॉट रेडी, बट हाँ आपको एक टारगेट दे दिया, इस टारगेट को आप धीरे 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 अचीव कर सकते हैं। ओके, उसको हम लोगों ने यहां पर फेज मैनर नाम दे दिया है। फाइनली क्लियर है? अब इस टेबल को जरा प्लीज एक बार अपनी तरफ से रीड कर लीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। कंप्लीट टेबल है ये, मतलब आरआरबी को छोड़कर बाकी सब में फेज मैनर, वो भी वीकर सेक्शन में। वैभव जोशी वो भी वीकर सेक्शन में। इंस्टॉलमेंट कह सकते कि फेज मैनर में? नो नो नो, जबरदस्ती की जुगाड़ न सेट करो। आई एम बिगिनर, आपकी कौन सा बैच लूं? बेटा इसी बैच को कंटिन्यू करो, स्टार्टिंग से पढ़ो, जितनी भी क्लासेस अभी नहीं लिए वो, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन देखो। आज सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन देखा था आप लोगों ने? सभी ने कंप्लीट कर लिया है? और एक आध चौधरी तो होंगे जिन्होंने सुबह 7 बजे का नहीं देखा होगा, है ना? उसे मिस ना करो प्लीज यार। डन है ये? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या पॉइंट बोला है कि बेटा तुझे टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में कितना देना? 75%। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। सुनिएगा फिर दोबारा, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, तीनों के लिए 75% है। तीनों के लिए 75%। फिर दोबारा सुन लो, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इन तीनों के लिए 75% है। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो रीजनल रूरल बैंक है, टारगेट इनके लिए भी 75 है, लेकिन ये फेज मैनर में नहीं है। इसके अंदर जो टारगेट है वो फेज मैनर में है। ठीक है, इसके अंदर जो टारगेट है वो आपका ये फेज मैनर में बेटा। ठीक है, लेकिन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए 75% टोटल टारगेट फेज मैनर में है। मतलब प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बोल दिया कि बेटा तेरे को 75% टारगेट अचीव करना है, 75%, लेकिन तुझे इस साल से नहीं करना है। तेरे को ये लागू होगा कब से? मार्च 31 2024 से। अभी की बात कर लेते हैं, मार्च 31 2021 से जो लागू चल रहा है 45% है, 22 से लागू हो जाएगा 50% और 23 से लागू हो जाएगा 60% एंड देन फिर 75%। क्लियर हुआ है? वैभव जोशी नोट बाद में कर लियो बेटा, समझ ले। ना मैं भाग रहा, ना नोटबुक भाग रही, ना पीडीएफ भाग रही, ना तू भाग रहा। बेटा शांत क्यों बैठे? एक बार देखो ना, पढ़ो ना, इसे रीड करो। समझ में आ गया ये पॉइंट? अभी तक हम लोगों ने देखा कोई भी टारगेट फेज मैनर में नहीं था, सब टारगेट फेज मैनर में थे। अभी तक कोई भी टारगेट नहीं था। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए 40% तुरंत की तुरंत इंस्टेंट चालू कर दो, तो ऐसा नहीं कि वो 2 साल बाद लागू होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% इंस्टेंट लागू है, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद लागू होगा। ठीक है, आरआरबी के लिए भी। लेकिन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 75% ओवरऑल टारगेट ही फेज्ड मैनर में, टारगेट ही फेज्ड मैनर में है। ये 75% टोटल बोल तो दिया, बट अभी से नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है। इंप्लीमेंट कब से होगा? मार्च 31 2024 से। ठीक है, अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो ये कितने पे चल रहे? 40-45%। इससे पहले कितने थे? 40, 45, 50, 60, 75 ये चल रहा था। क्लियर हुआ ये? नवीन, सुनीता, पिट्टा, मयंक, वैभव, क्लियर हो रहा है ये? सरोजनी, सरोजनी लास्ट क्लास में तुमने सवाल पूछा था ना मेरे से? नहीं, 2 सरोजनी नहीं है यार, ये 2 निशार हैं सर। आप ऐसे ना बोलो मेरे से, ठीक है? ओके, आनंद क्लियर है बेटा? ऋषभ डन? डन, ओके फाइन। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, मुझे लगता है यार यहां तक कुछ होनी चाहिए।
हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंट में एग्जाम का क्वेश्चन था एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क का। जो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है, ये आपकी रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चन में आई है। किसी ने एग्जाम दिया था? अगर दिया होगा तो आपको ये पता होगा, जरा इसे एक बार रीड करिए, फिर इससे मैं एक्सप्लेन करता हूं। जूम सर प्लीज दिख नहीं रहा। माइक्रो पढ़ लो, जब हो जाए तो स्मॉल पे आ जाऊंगा मैं। डन। डन। अब जरा समझते हैं, जरा देखिएगा, किस एंटरप्राइज को माइक्रो कहें, किसको स्मॉल कहें और किसको मीडियम कहें। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ओके, इसकी डेफिनेशन पहले अलग हुआ करती थी, अब इन्होंने क्या किया, दो चीजों को क्लब कर दिया और दोनों चीजों को जोड़ दिया है एंड से। जब कभी भी कोई भी चीज एंड से जुड़ती है तो वहां पर मैंडेटरी पहली और दूसरी दोनों होती है। जब कभी भी कोई चीज और से जुड़ती है तो फिर कहते हैं या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन। ठीक है, अगर एंड से जुड़ती है तो फिर आपके लिए मैंडेटरी पहला भी और दूसरा भी। ओके, दोनों ही मैंडेटरी हैं। अब यहां पर जो डेफिनेशन है वो दो चीजों पे आई है, एक इन्वेस्टमेंट पे और दूसरा बेटा टर्नओवर पे। एक इन्वेस्टमेंट पे और दूसरा टर्नओवर पे। ओके, डू यू हैव एन आइडिया अबाउट टर्नओवर एंड प्रॉफिट? टर्नओवर प्रॉफिट का मतलब समझते हो? ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं टर्नओवर का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। टर्नओवर यानी कि मतलब होता है टोटल आपकी सेल जो हो रही है वो आपका टर्नओवर है। उस टर्नओवर में जो प्रॉफिट है, ठीक है, हो सकता है 10% 20%, वो आपका प्रॉफिट है, टर्नओवर नहीं पता। आरती बेटा टर्नओवर का मतलब यूं समझ लो, फॉर एग्जांपल वॉरियर बैच में 1000 एडमिशन हुए, ठीक है सर, आप भी समझिएगा ध्यान से। एक बैच की कीमत सर मान लेते हैं हम 900 रुपए है, तो इसका टर्नओवर कितना हो गया? 9 लाख। क्लियर है? ये क्लियर है? टोटल सेल। अब इस सेल में वो एक्सपेंसेस भी जुड़े हुए हैं जो इसको बनाने में लगे होंगे। ओके, तो इस इन एक्सपेंसेस को हटाएं तो इसमें से प्रॉफिट कुछ निकल कर आया होगा, ये तो आपका टर्नओवर हो गया, ये आपकी सेल हो गई। अब इसमें से प्रॉफिट कितना है? 20% प्रॉफिट है, या यू कहें 30% प्रॉफिट है, या 25% प्रॉफिट है, तो वो कितना हो गया? 180। तो ये आपको प्रॉफिट हो गया, ये आपकी टोटल सेल हो गई। टोटल सेल इज इक्वल टू टर्नओवर। ओके, तो कोई भी संस्था माइक्रो तब है जब उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संस्था तब माइक्रो कहलाएगी जब उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर सालाना उसका 5 करोड़ तक का है। मेरी बात फिर सुनिएगा, कोई भी संस्था तब आपकी माइक्रो कहलाएगी, सूक्ष्म कहलाएगी, जब उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। कोई दिक्कत? क्लियर है?
कोई संस्था स्मॉल तब होगी जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेटा पहुंच गया आपका 10 करोड़ का, ठीक है, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर आपका हो गया है 50 करोड़ का, तो आपकी संस्था क्या तो आपकी संस्था क्या बन जाएगी? यहां पर माइक्रो स्मॉल बन जाएगी। ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होता है, ठीक है। कंचन पांडे जी एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल, मुझे खुद का रजिस्ट्रेशन कराना है, माइक्रो मतलब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना है, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आज करा दूंगा। अब जो इन्वेस्टमेंट मेरा चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं माइक्रो होऊंगा, स्मॉल होऊंगा या मीडियम होऊंगा? प्रैक्टिकली बताओ, मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है भाई मेरे, ठीक है। अब मुझे जब जाऊंगा रजिस्ट्रेशन में तो मेरे से पूछेगा व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, ओके, तो माय इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़ फॉर एग्जांपल, तो मैं किस में आ गया? माइक्रो में आ गया। अब मेरा सालाना टर्नओवर तो शुरू होगा ना साइकिल, जो आप स्टार्ट करेंगे माइक्रो से, वो कैसे स्टार्ट करेंगे? जब आप पहली दफा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है माइक्रो, अब ये जो बात आएगी टर्नओवर की वो तो सालाना के हिसाब से आएगी ना, जब आप काम शुरू करेंगे। अब आपने 5 करोड़ तक का टर्नओवर कर लिया तो आप माइक्रो में आ गए, ओके। अब दोस्त स्मॉल में कब आएंगे? जब आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का हो जाएगा और आपका टर्नओवर 50 करोड़ पे आप चले जाएंगे। और मीडियम में कब आएंगे? जब आपका इन्वेस्टमेंट जो है दोस्त ये 50 करोड़ का हो जाएगा एंड टर्नओवर आपका 250 करोड़ का हो जाएगा, तब आप आ जाएंगे यहां पर मीडियम में। इसमें देखो अच्छी चीज ये, एक याद कर लो, 1 10 50, उसका 5 गुना करते चलो, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 का 5 5 करोड़, 10 का 50 एंड 50 का 250, 1 10 50, 1 का 5, 10 का 50, 50 का 250। समझ में आया? ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा था, 1 का 5, 5 का 50 और 50 का 250। कुछ बेच रहे हैं कैसा? ले ले भाई, बहुत बढ़िया बेच रहा हूँ, वॉरियर 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 ले लो मेरे भाई, वॉरियर 800 का वॉरियर, 800 का वॉरियर, 800 का वॉरियर वॉरियर लो, सिलेक्शन लो, सही है ना। तो अब तो यार ऐसे ही बन गए हम भी हैं, Y168 Y168 Y168, जिंदगी वहीं रह गई। टर्नओवर क्या होता है? बाबा टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर क्या होता है? दिमाग खाली, टर्नओवर क्या होता है? शुरू से सेशन देखना, अब नहीं बता रहा टर्नओवर क्या होता है। अब एक दुनिया खून पी रहे, तुम स्ट्रॉ लगा के खून पी रहे हो, बार बार वही सवाल पूछते हो। फाइनेंशियल अवेयरनेस में कम से कम कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हो सकते 10 भी आ जाए, हो सकते 15 भी आ जाए, हो सकते हैं कि 2 भी ना आए। ये समझ में डेफिनेशन। हु इज अ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर? हु इज अ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर? नितिन गडकरी। क्लियर है भाई? सभी क्लियर है? नितिन गडकरी, नितिन गडकरी क्लियर है? एक बार यस सर लिख दो, लिख दो भाई। नो सर, यस सर, यस सर। वाह आरती, वाह आरती, तू सवाल भी बहुत बढ़िया पूछती है मेरे से। यस सर है। नितिन गडकरी नहीं, नारायण राणे है, राज्यसभा एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके। अनीत भाई यार, तुम जिस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हो उस इंस्टीट्यूट में मैं पहले पढ़ाया करता था। अनम्यूट करूंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, नाम हाइड कर रहे हो समझ में आ गया ये नहीं आया ये बताओ? और ये कब से लागू हुई है? 1 जुलाई 2020 से इंप्लीमेंट किया गया रिवाइज डेफिनेशन। क्लियर है ये? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। देखो ये रहा मार्जिनल फार्मर, ये पढ़ लो यार एक बार। इसे मार्जिनल स्मॉल फार्मर कहते हैं। फार्मर विद लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर, इट इज कॉल्ड मार्जिनल फार्मर, ओके। फार्मर विद लैंड होल्डिंग मोर देन 1 हेक्टेयर बट अप टू 2 हेक्टेयर, इट इज कॉल्ड स्मॉल फार्मर, ओके। ओके वाजपेयी जी। लघु और सीमांत किसान, अब मैं ऐसा छोटा सा टॉपिक कौन सा और पढ़ा दूं आज के लिए। ये देखो टायर 1 टायर 2 पढ़ते रहे तो टायर 1 टायर 2 टायर 3 टायर 4 टायर 5 से टायर 6 क्या होता है? हम लोगों ने एक योजना पढ़ी थी, पीएम स्वनिधि योजना, याद हो तो? याद है? पीएम स्वनिधि योजना, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, उसमें क्या बोला गया था
कि जो पीएम स्वनिधि योजना के टायर 1 एंड टायर 2 के होंगे वो पीआईडीएफ में कवर होंगे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, और जो पीआईडीएफ है वो T3, T4, T5, T6 में लागू है। करंट अफेयर्स में अगर पढ़ा हो आपने, रिसेंट में मैंने पढ़ाया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, मैं बता दूंगा बाद में। जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 का मतलब क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहां पर पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज्यादा, उसे टायर 1 बोलते हैं। टायर 2 होता है जहां पर 50,000 से इतनी है। ये एज पर पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर पॉपुलेशन आपकी लेस देन 5,000 है तो ये टायर 6 सेंटर में आता है, और 5,000 टू 999 है तो टायर 5 में आएगा। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है। ओके, क्लियर है? रिन्यूएबल एनर्जी हो गया अपना। देखो अदर ये रहा, अदर मैं पढ़ाऊंगा। अदर तब तक समझ में नहीं आएगा जब सारे सेक्टर नहीं क्लियर कर दूंगा, तो अदर भी पढ़ाऊंगा। देख रहा हूँ कोई टॉपिक ऐसा मिल जाए जिसको छोटा सा हो, उसको कंप्लीट कर दूं। वीकर सेक्शन, हाँ एक और मैंने योजना पढ़ाई थी, वो देखिए, ये वाला पॉइंट पढ़िएगा। मैंने तुम लोग को पढ़ाई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट दिया जाता है 10,000 रुपए का, याद है कि नहीं है? क्या सभी को दिया जाएगा जिनका भी प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट है? क्या सभी को दिया जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना में? क्या जिनका सभी का अकाउंट है, क्या उन सभी वो सभी के सभी एलिजिबल होंगे क्या ओडी के लिए? ऐसा नहीं है। इट डिपेंड ऑन इनकम। ओके, इट डिपेंड अपॉन इनकम। आपकी इनकम कितनी है, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं कि आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं। अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, और आपकी सालाना इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं है, देन यू आर एलिजिबल। ओके, यहाँ लिखा हुआ नॉट एक्सीड 1 लाख। और आप अगर नॉन रूरल एरिया में रह रहे हैं तो फिर 1,60,000, 1,60,000, फिर 1,60,000, 1,60,000। ओके, ये क्लियर हो गया? क्लियर है ये? सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या होता है, ये आप पढ़ते हो ना, ये मैं पढ़ाऊंगा, ये डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के डिस्ट्रेस फार्मर क्या होता है, ये अक्सर आप लोग टर्म पढ़ते होगे। टारगेट हो गया, ये हो गया, डन हो गया, डन हो गया। ठीक है, कॉर्पोरेट फार्मिंग इसे हटाओ, और डोमेस्टिक बैंक ये वाला विद 20 मोर देन 20 ब्रांचेस, ये तो क्लियर है। प्राइवेट सेक्टर ये टारगेट आ गया, पीएसएल आ गया। इसके अलावा बाकी नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास में करें। मैं माइक अनम्यूट कर दे रहा हूँ, कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लो मेरे से। एनी क्वेश्चन एक एक करके पूछिएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, एक बार ओडी बता दीजिए, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपने टाइप्स ऑफ एडवांसेस नहीं पढ़ा? नहीं। एक बार प्लीज पढ़िए ना उसे। उसमें टाइप्स ऑफ एडवांसेस में ओडी और मैंने सीसी और बिल डिस्काउंटेड पढ़ाया था, और इवन फर्स्ट डे जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने पढ़ाया था। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए अपने को। और बताइए, और किसी का सवाल? हाँ जी सर। जी सर, मेरा सर ग्रुप चैट है ना, वो सर डेली क्लास में आफ्टर 20 मिनट जैसे आप सर डिसेबल करते हैं, उसके बाद ऑन होता है। ए भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा, भाई समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, भाई समझ में नहीं आ रहा, आवाज कट गई आपकी। सर आपकी आवाज कट रही है, प्लीज यार आप अपने को म्यूट ही कर लीजिए, आपके यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। और किसी का? यार दो ही चीज है, या तो समझ में आ जाता है या तो नहीं समझ में आता। क्या नहीं समझ में आएगा? तुम लोग कुछ सवाल ही नहीं पूछ रहे हो तुम लोग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ क्वेश्चन पूछो यार। हमारा कोई क्वेश्चन नहीं था, हम तो क्लियर इसमें, कुछ डाउट आते हैं जैसे डिसेबल करते हैं। भैया आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज आप अपने को म्यूट कर लीजिए। आपके यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तब आप अपना क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिएगा। और कोई? हेलो। हाँ जी, हाँ जी बताइए। सर टेलीग्राम पे मैसेज नहीं भेज सकते हम लोग, उसमें रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा हुआ है। आशीष गौतम सर्च करो, मिल जाएगा उसमें। आशीष गौतम जय गुरु
ठीक है, सर्च नहीं, करके हेलो। मिल जाऊँ, मेरे को ऑलरेडी पर्सनल मैं मैसेज ग्रुप कर में देना, पर्सनल मैं मेरे को ऑलरेडी पर्सनल मैसेज कर देना। नंबर नहीं है सर आपका? आप अपने से हाय मेरे को सेंड कर देना, मैं ढूंढ लूंगा आपको। आपका नाम क्या है? संतोष भोसले। संतोष भोसले भाई, आप मेरे को हाय भेजना, आशीष गौतम लिख के सर्च करके मेरा फोटो लगाओगा उसमें, ठीक है, मैं मिल जाऊंगा आपको, बिना नंबर के मिल जाते उसमें। हाँ, आगे बताइए मैम, कौन सा क्वेश्चन है आपका? मैम सर, हेलो सर। हाँ मैम बोल रही हूँ मैं, आगे बताइए। हेलो हेलो हाँ मैडम बोलिए आगे। बोलिए सर, मैं ना। बिगनर हूँ और मुझे क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए वो बता दीजिए। सुबह 7 बजे का सेशन देखो, वॉरियर कंप्लीट करो और कुछ नहीं, बस आंख बंद करके पढ़ते रहो 2-3 महीने 4 महीने, ठीक है। कंप्यूटर और जीए के लिए और कोई सर सवाल ऑल नहीं? टाइप्स ऑफ बैंक का शुरू करिए ना ऑल टाइप्स ऑफ बैंक स्टार्टिंग मतलब? में। अब मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना है, उसके बाद जो आरआरबी, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ बैंक जो अलग अलग शाखा है उसके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं सेशन? सर अभी मैं हो गया, मतलब हो गया तो 10-15, 4 नवंबर को किया था मैं। हाँ तो आप थोड़ा पुरानी क्लासेस देखिए, उसमें कंप्लीट हो गया ये चीजें। अच्छा हाँ हाँ, और आगे ठीक है। अगला क्वेश्चन। Sir, I have one question. पूछिए। Sir, the um, lending in the ये प्लीज ये बैकग्राउंड नॉइज बंद करिए यार, मुझे लग नहीं रहा हम कंटिन्यू कर पाएंगे, पुराने वाले फॉर्मेट में आना पड़ेगा, टाइम वेस्ट ज्यादा है, क्योंकि सवाल लॉजिकल ज्यादा है। सर आप पीडीएफ दे देना, फिर अगर कुछ डाउट होता है तो जरूर। हेलो सर। हाँ हेलो सर, आगे बताइए। सर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 18% जाता है, तो 10% उसमें स्मॉल माइनर जाता है ना। सम्राट थोड़ा ना दूर। यस सर। सर स्मॉल बैंक में जाता है प्लीज यार सभी अपने माइक को म्यूट कर लो यार। सम्राट अब बता। सर TCL में 40% में से 18%, 40% में से 18% जो फार्मर में जाता है, उसका 10% स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाता है, स्मॉल फाइनेंस में जाता है ना सर। तो सर 10% स्मॉल मार्जिनल फार्मर, स्मॉल मार्जिनल फाइनेंस में जाता है सर, उसका 10% बचता है, वो किस में जाता है सर, वो नहीं समझ में आया। ओ माय गॉड, 18% में 10%, हाँ 22%, 18% में से जो आपका ये मतलब 40 में से 18 वो एग्रीकल्चर को गया, एग्रीकल्चर में से जो 10 है वो आपका चला गया मार्जिनल स्मॉल फार्मर को, जो आपको 8 बचा वो किसको जाएगा? जी सर, वो उनसे बड़े वाले फार्मर को चला जाएगा, बड़े फार्मर से। हाँ, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी। सर आपका करंट अफेयर्स का पेड क्लास कब से चालू हो रहा है, और IBPS क्लर्क 2021 के लिए वो कवर हो पाएगा क्या? हाँ क्यों नहीं कवर, ये 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 8 दिसंबर। ओके। टॉपिक रिलेटेड प्लीज क्वेरीज यार। हाँ जी सर, मेरा क्लास होने के बाद में रिवीजन हो नहीं पाता, ज्यादा याद नहीं रहता। अच्छा, रिवीजन करता मैं प्रेशर हो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। देख सुन यार, ये जीए ना बहुत बोरिंग है यार, बहुत बोरिंग, मन ही नहीं करता पढ़ने का इसको यार। करंट अफेयर पढ़ो यार, लिखो हैं, याद करो। मैं तो 2 + 2 4 होता, रीजनिंग में ऑल यार बी होता, अंग्रेजी पढ़ो तो फिर भी स्टाइल आ जाती है, ओ माय गॉड दिस अंग्रेजी है ना, ये ना अपने को याद हो गई। लेकिन जीए पढ़ने का कोई मजा ही नहीं आता ना, कुछ है नहीं, बोरिंग है, नंबर लाने तब पढ़नी पड़ रही है ना। अब मजा कैसे लिया जाए, अब बताओ। चीजें जब तक आप उसके यूज टू नहीं होंगे ना, जब उसको आदत नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको आदत बनानी पड़ेगी। आपको कितने दिन होगा मेरे से पढ़ते हुए? कितने दिन होगा मेरे से पढ़ते हुए? तो 10 दिन। क्या 3 महीने? 3 महीने से अभी तक आप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाए मेरे साथ, कंटिन्यू नहीं हो क्या? तो कंटिन्यू नहीं था, मैं अभी क्लास लिया है।
पहले मैंने फाउंडेशन किया सर था सर। अच्छा वैभव भाई, जस्ट कूल एंड काम, तो पता है मैं अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहा था, 9 महीने, ठीक है। और उन्होंने भी पेशेंस रखा था, ठीक है, पेशेंस रखा था। तो पेशेंस बहुत जरूरी होता है, आप पेशेंस रखिए। आप भी थोड़ा मेरे को वक्त दीजिए, आप अपने को थोड़ा वक्त दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ देते और ये वाले सेशन को देखिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। कंटिन्यू ओके। और कोई टॉपिक, हाँ बताइए सर। एक्चुअली जो आप पढ़ाते हो पीडीएफ सारी मिल जाती है, लेकिन उसमें कुछ स्लाइड्स मतलब पीडीएफ में आउट रहती है। पीडीएफ में पूरी स्लाइड्स नहीं आती है, जो पीडीएफ मिल जाती है वो पूरी स्लाइड्स नहीं आती है। एक काम कर लेते हैं, मैं अपनी जो ओरिजिनल म्यूट कर दो, म्यूट कर लो अपना यार, सब म्यूट कर लो। आप यहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं? यहाँ बैठिए, गिर गया इस वक्त आप शराब पीने से मुझे लग नहीं रहा कि तुम लोगों को ये वीडियो डिलीट करानी पड़ेगी, दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। होना थोड़ी, अगली बार से कैमरा ऑन, सबके बंद होंगे, म्यूट होंगे सबके। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। आगे भाई बताओ। बिजली के पास चलना, चलो चलो। सर मुझे रिप्लाई नहीं मिला अभी तक। अपना क्वेश्चन आप मेरे को पोस्ट करना। आप बिजली के पास जाओ, बिजली के पास जाओ, जहां जाना वहां जाओ। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट तरीका जो मैंने चूज किया था, बट मेरे समझ में आ गया कि मैं इस वे में नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इस वे में खिचड़ी पकेगी सेशन की, और हमें सीरियस होकर पढ़ना है रादर देन कि ये फालतू के लॉजिकल क्वेश्चन, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। एंड ये क्लासरूम अगर हम लोग आमने सामने बैठे होते तब ये गॉसिप कर भी सकते हैं, बट कैमरे पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन भी बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, इवन आप लोग भी देखते होंगे, और उस टाइम इस तरीके की अननेसेसरी की चीजें होंगी तो वो इरिटेटिंग होंगी और कुछ नहीं होंगी। ओके, तो थोड़ी चीजों को ध्यान रखिए और ट्राई टू बी सीरियस यार, सीरियस, और कोशिश करिए थोड़ा वक्त अपने लिए भी दीजिए कि हमें सवाल जब पूछने तो वो किस तरीके से सवाल पूछने हैं, वो ऐसे सवाल हो कि उसका फायदा सबको मिले, रादर देन कि वो एक कहीं ना कहीं ऐसा सवाल हो कि जो सिर्फ एक गॉसिप के लिए बना हुआ या हंसी मजाक के लिए। बाकी हंसी मजाक करने के लिए मैं बहुत हूँ यार, इतने एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कॉमेडी की, ठीक है। पर टेंशन फ्री रहो और कूल एंड काम तरीके से सवाल पूछो, ओके। और मैं देखूंगा इसमें अगर ऑप्शन होगा इंडिविजुअल ओपन करने का किसी एक का, तो उसको ज्यादा बेहतर रहेगा ओपन करना, ये वाला और मैं देख लेता हूँ, और है जहां तक है मुझे पता है इसमें उस तरीके से ज्यादा बेहतर रहेगा, कर लेंगे। इंडिविजुअल जिसको सवाल पूछना होगा वो लिख देगा, मैं इसको ओपन कर दिया करूंगा, ओके। बाकी इस टॉपिक को एक बार हम लोग करेंगे, शायद 2 क्लास और लगेंगी इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इसे आप आराम से पढ़िएगा, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। जय श्री राम मेरे भाई, ठीक है, राधे राधे, बाय बाय।